रुके? ऐसा करेंगे ना, शुरुआत कर देते हैं, बाद में ज्वाइन करते रहेंगे लोग। बाकी लोग ज्वाइन कर लेंगे। हाँ। 7-5 हो गए फिर। हाँ। डॉक्टर साहब का समय कीमती है। हाँ। डॉक्टर साहब को जाना होगा। नहीं, मैं तो खाली हूँ, आप कहीं नहीं जा रहे हैं। नहीं, फिर भी हो सकता है समय का। डॉक्टर साहब आपके संग बातचीत में जितना ज्यादा समय गुजरे उतना हम लोगों के लिए भी अच्छा है। नहीं, हमें भी मजा आता है, बहुत अच्छा है। ये जी, मीडिया का फायदा तभी है जब सही लोगों पे पहुंच जाए, क्योंकि आप लोग ओपिनियन मेकर हैं सोसाइटी के, आपके द्वारा ही सब लोग बात का। जी। साथियों, एक्सक्यूज मी, ज्योत्सना जरा आप एक बार सब लोगों को म्यूट कर दीजिए, जिससे बैकग्राउंड से आवाजें बंद हो जाएंगी। ज्योत्सना सब लोगों को म्यूट कर दीजिए। थैंक यू। साथियों, जैसा कि हम सब इस समय एक महामारी के दौर से गुजर रहे हैं, पूरा देश पीड़ित है, बहुत परेशान है, समाधान भी नहीं मिल पा रहे हैं। और जैसा पिछली मीटिंग में तय हुआ था, अध्यक्ष जी ने कहा भी था कि हम लोग अपने जो भी प्रतिष्ठित डॉक्टर्स हैं हम लोगों के कॉन्टैक्ट्स में, हम लगातार उनसे मुलाकात करते रहेंगे, बात करते रहेंगे। तो एक तो फायदा ये होता है कि जब डॉक्टर्स हमको बात करते हैं, खासतौर से डॉक्टर एरन जैसे लोग हम लोगों से जब बात करते हैं, ये विभूति है अपने आप में, और हम लोगों को इससे बहुत बूस्ट मिलता है, बहुत कॉन्फिडेंस हमारा बूस्ट हो जाता है। हमें लगता है कि हाँ, हमारा हाथ पकड़ने वाला कोई है, और अगर कोई भी परेशानी होगी तो कम से कम हमें कोई रास्ता दिखा सकता है। तो उसी श्रृंखला में आज ये पहली मीटिंग हो रही है, और मैं आप सबका इस मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ डॉक्टर एरन का, अभिनंदन करता हूँ मैं। आप आज दूसरी बार आई है कि इस जो पेंडेमिक चल रहा है इसकी मीटिंग में आप अपना बहुमूल्य समय निकाल के हम लोगों के बीच आए हैं। तो मैं डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ इस मीटिंग में। साथियों, मैं थोड़ा सा आपको मीटिंग के बारे में आज पहले बता दूं कि हम लोगों ने पहले ही ये कहा था कि जिन लोगों की जो क्वेरीज हों वो हमको भेज दें, जिससे उस समय टाइम कम से कम वेस्ट हो, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुझाव मिल सकें, डॉक्टर साहब हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारा मार्गदर्शन कर सकें। तो उस सिलसिले में कुछ क्वेरीज हमारे पास आ गई हैं। अभी हम लोग मीटिंग शुरू करके उसको डॉक्टर साहब के जो प्रेजेंटेशन होगा उसके बाद हम लोग उन क्वेश्चंस को एक के बाद एक रखेंगे, और उसके बाद भी मुझे लगता है जो क्वेरीज आई हैं उसमें काफ़ी कुछ सम्मिलित है, और बिल्कुल पर्टिकुलर किसी की कोई प्रॉब्लम या कोई क्वेरी होगी अगर उसको छोड़ते हैं तो जनरल बातें उसमें लगभग कवर हो रही हैं। तो हम उनको एक एक करके क्वेरीज को रखेंगे और उन पर डॉक्टर साहब हमको जवाब देंगे, चर्चा करेंगे उस पर। तो आप सब लोगों का स्वागत करते हुए मैं मीटिंग शुरू करना चाहता हूँ, और मीटिंग के ओपनिंग रिमार्क के लिए सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अपने अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पंकज जी को। श्री पंकज जी आए और अपना उद्बोधन दें। पंकज जी। थैंक यू जनरल सेक्रेटरी साहब। गुड इवनिंग एवरीवन। और डॉक्टर राकेश एरन जी, जो कि चिकित्सा जगत में एक जाने मानी हस्ती हैं, मेरठ के प्रतिष्ठित, और मेरठ के नहीं बल्कि इस पूरे नॉर्थ इंडिया के एक प्रतिष्ठित डॉक्टर के रूप में जाने जाते हैं। आज हम लोगों का सौभाग्य है कि दोबारा हमें अवसर मिला उनको आमंत्रित करने का, और उन्होंने स्वीकार किया। मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं, और अपने सभी साथियों की ओर से
आपका बहुत अभिवादन करता हूं कि आपने ऐसे परेशानी के समय आकर हम लोगों को मार्गदर्शन देने का सुनिश्चित किया है। साथियों, जैसा कि डॉक्टर साहब के पहले भी एक उद्बोध में उन्होंने बहुत सारी जानकारियां दी, बहुत सारी ऐसी भ्रमित करने वाली चीजें हैं हम लोगों के सामने, जिससे बहुधा हम लोग आपस में चर्चा करते हैं। सही जानकारी के अभाव में हम लोग गलत निर्णय ले लेते हैं और उस निर्णय का जो नतीजा होता है वो बहुत खराब होता है। इस लगभग 1.5 माह के अंतराल में हमारे बीच से बहुत से हमारे साथी नहीं रहे। कारण बहुत सारे थे, चाहे वो हम किसी भी चीज को दोष दें, सही समय पर निर्णय लेना या डॉक्टर्स की सही सलाह ना मिलना, या बहुत सारी ऐसी भ्रमित करने वाली चीजें हम लोगों तक जो हम लोगों ने जिसका उपयोग किया है वो उसका होना। तो इन चीजों को समय समय पर हमें इन चीजों के बारे में चर्चा कर लेनी चाहिए। और इसी वजह से हम लोगों ने निर्णय लिया है 10 दिन पहले लगभग कि हम समय समय पर अपने वरिष्ठ और बहुत ही ज्ञानी डॉक्टर्स के बीच में जाएंगे, उनको अपने बीच में आमंत्रित करेंगे और उनसे जानकारी लेकर हम आगे बढ़ेंगे अपने इस संकट के काल में। यद्यपि ये एक विषय हेल्थ का ऐसा है कि ये चाहे संकट का काल हो चाहे नॉर्मल डेज हो, हमेशा हमें अपने नजदीक बड़े प्रोमिनेंट एमिनेंट डॉक्टर्स को रखना चाहिए, उनसे जानकारी लेते रहना चाहिए। लेकिन आज का ये जो समय है ये बहुत आवश्यक है कि हमें पूरी जानकारी मिले। साथियों, एक चीज मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा, क्योंकि ये काल, ये जो इस समय का जो समय चल रहा है उसमें साइकोलॉजिकली और फिजिकली दोनों तरह से मनुष्य कमजोर हो चुका है। और ऐसे का समय में यदि हमें सही मार्गदर्शन मिले, सही दिशा निर्देश मिले, तो हम लोगों को बहुत एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और डॉक्टर्स का भी कहना है, विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे संकट काल में पॉजिटिव एनर्जी का होना, सकारात्मक विचारों का होना बहुत आवश्यक है। 2 दिन पूर्व हम लोगों ने एक साइकोलॉजिस्ट को और एक हमारे जो प्रोमिनेंट डॉक्टर थे उनको भी आमंत्रित किया था। उनका भी यही कहना था कि इलाज से ज्यादा आपकी सकारात्मकता, दवाइयों से ज्यादा सकारात्मकता होना आवश्यक है। तो सिर्फ हम इस चीज को ना देखें कि हमें दवाई भी सही मिल रही है, ये भी देखें, साथ साथ अपने विचारों को सशक्त बनाएं, मानसिकता को सशक्त बनाएं, अपने विचारों में सकारात्मकता लाएं। और जो हम लोग किसी भी तरह से डिमोरलाइज हो जाते हैं या कभी डिप्रेशन में आ जाते हैं, उस डिप्रेशन को दूर करने के लिए नए नए तरीके डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स सुझाते हैं, उसका भी उपयोग करें। फिजिकल एक्सरसाइज करें, दवाइयां समय से लें, लेकिन इन सब चीजों के साथ साथ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का हमें जरूर पालन करना होगा। यदि हम ठीक भी हो जाते हैं और उसके बाद भी हमें महीनों तक ये सारी चीजें अपना के चलनी पड़ेगी, क्योंकि हमें अपने इस जीवन काल में ये अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन जो सामने आई है, उसके अंदर ये हमने माना है कि कोविड के साथ या इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो इस तरह के वायरस आ रहे हैं, उनके साथ हमें रहना सीखना पड़ेगा। विशेषज्ञों का जैसा कहना है कि जो थर्ड वेव आने वाली है बहुत जल्दी, उसका भी सामना हमें करना पड़ेगा। तो भविष्य की चिंता करते हुए हमें उसके लिए भी अपने आप को सतर्क बनाना पड़ेगा, भविष्य की प्लानिंग करनी पड़ेगी। और जो ऑक्सीजन, हॉस्पिटल बेड, दवाइयां या उपकरण, जिन चीजों की कमियां हम लोगों ने महसूस करी हैं, सामाजिक रूप से भी और इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी, हम लोगों को उसकी तरफ आकर्षित होकर अपने यंगस्टर्स को, हम खुद सब लोगों को, सभी उद्यमियों को उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाने होंगे। समाज का ध्यान रखते हुए, अपनी इस मानवता का ध्यान रखते हुए और अपनी इंडस्ट्री का ध्यान रखते हुए, ये सब चीजों को हमें एक साथ लेके चलना होगा। तो ज्यादा कुछ न कहता हुआ, क्योंकि ये एक बहुत अहम आज का सेशन है। और डॉक्टर राकेश एरन जी के बारे में मैं आपको बताऊं कि उनका ज्यादा समय समाज सेवा में गुजरता है
और आजकल तो मैं देखता हूं कि लगभग 1.5-2 महीने से ऑनलाइन उनका लगातार सभी लोगों के साथ संपर्क है और सभी लोगों को जिसको भी संभव है वो उनको गाइडलाइंस देते रहते हैं, सलाह के साथ साथ इलाज भी करते हैं, सलाह भी देते हैं और साथ साथ जिसकी जो सहायता जिस भी प्रकार से हो सकती है वो करते हैं। तो ऐसे बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति का हमें सानिध्य प्राप्त है। मैं उनका पुनः बहुत-बहुत अभिवादन करता हूँ अपने सभी साथियों की ओर से। और ये मैं अपने साथियों से जरूर कहना चाहूंगा कि उनके साथ संवाद में रूबरू होकर सारी अपनी जानकारी आप लोग लेने की कोशिश करिए। जो आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो आपके शंकाएं हैं, किसी भी चीज को अपने तक ना रखिए, उनके सामने रखिए, तभी इस आज के इस सेशन का हम लाभ उठा सकते हैं पूरी तरह से, क्योंकि उन्होंने बहुत ही व्यस्ततम समय में से ये समय हम लोगों को दिया है। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद अध्यक्ष जी। साथियों, जैसा कि पहले मैंने भी बोला और अध्यक्ष जी ने बताया, डॉक्टर एरन हमारे साथ हैं। डॉक्टर एरन इस पूरे क्षेत्र के बहुत ही प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं और मैं एक बहुत छोटा सा सूक्ष्म परिचय डॉक्टर साहब का आप सबके सामने रख रहा हूँ। हालांकि डॉक्टर साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं है, पिछली मीटिंग में भी हमारे साथ रहे, लेकिन एक परंपरा है, एक फॉर्मेलिटी है। तो मैं डॉक्टर साहब का एक छोटा सा परिचय आप लोगों के समक्ष रखता हूँ और उसके बाद हम लोग सीधे डॉक्टर एरन के साथ रूबरू होंगे। डॉक्टर साहब 1950 का आपका बर्थ है और MBBS आपने करा 1971 में LLRM मेडिकल कॉलेज मेरठ से। MD आपने सेम कॉलेज से करा 1976 में। ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन ऑफ RSS DI UP कॉन 2019 मेरठ के रहे। प्रेसिडेंट IMA मेरठ ब्रांच 2008-9 में रहे। फाउंडर सेक्रेटरी ऑफ प्रोफेशनल HS मित्तल फाउंडेशन, the prestigious body engaged in promoting cause of academics in medicine from 1992 to 1996. उसका टीचिंग फैकल्टी ऑफ LLRM मेडिकल कॉलेज मेरठ 1996 to 1996, शायद इसमें कुछ गलती है, दोनों जगह 1996 लिख गया है। इसके अलावा आप सुब्रत मेडिकल कॉलेज में 2002 से 2005 तक फैकल्टी रहे। नेशनल API कॉन्फ्रेंस में 5 साल से आप फैकल्टी हैं, मेंबर हैं। पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग टीम ऑफ API नेचुरल कॉन्फ्रेंस एट ग्रेटर नोएडा 2009। अटेंडेड ADA एनुअल कॉन्फ्रेंस इन USA 5 बार आप अटेंड कर चुके हैं। Special interest in cardio-diabetic, runs a diabetic clinic with lifestyle modification center, attended ADA American College of Diabetes conference in Chicago, Chicago, San Francisco, Orleans, Florida and Chicago। यानी अमेरिका के बहुत सारे शहरों में कई बार आपने ये कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की हैं। फैकल्टी इन नेशनल कॉन्फ्रेंस इन API एट ग्रेटर नोएडा 2009। फैकल्टी एट API एट कोची 2019। फैकल्टी इन API बेंगलुरु 2018। फैकल्टी इन API मुंबई 2017। हैदराबाद 2016। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर API मेरठ 2014। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फ्रॉम IMA मेरठ 2016। हेल्थ आइकन अवार्ड फ्रॉम टाइम्स ग्रुप 2018। टाइम्स ग्रुप का भी आपको हेल्थ आइकन अवार्ड मिला हुआ है। कोर्स कोऑर्डिनेटर फॉर ट्यूबरकुलोसिस कोर्स 2016। कंडक्टेड पब्लिक हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम ऑन NDTV इंडिया 4 times over the last 2 years. Received Meerut Ratna Award 1999. Advisory board in Mankind Pharma from 2017 to till date. Advisory board in USB Pharma from 2015 till date. And chairperson of the API Meerut branch 2009 to 2014.
तो साथियों, ये एक छोटा सा परिचय था रक्षक का, और अब मैं बिल्कुल भी समय न इधर उधर लगाते हुए आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर एरन को कि वो आकर अपना वक्तव्य दें, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए जाएंगे। थैंक यू डॉक्टर एरन। अनम्यूट। अनम्यूट करना होगा भाई साहब आपको। अरे ज्योत्सना अनम्यूट करिए, डॉक्टर एरन को अनम्यूट करिए। आई थिंक आई एम अनम्यूटेड नाउ। हाँ नहीं दे रही है मेरी आवाज आप लोगों को? हाँ, आ रही है, आ रही है। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सबसे पहले तो मैं आपकी इस प्रतिष्ठित संस्था का, के पदाधिकारियों का, आप सभी सदस्यों का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ जो आप लोगों ने मुझे दूसरा अवसर दिया आपके बीच आने का और कुछ बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी साझा कर। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये यूनिलैटरल ट्रैफिक है जिसमें हम ही सिर्फ आपको बताते हैं, तो आप लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं। क्योंकि जो मेडिकल साइंस है, जो डॉक्टर्स हैं, वो लोगों के लिए बने हैं। हम लोग शायद दुनिया की सबसे कीमती कमोडिटी से डील करते हैं, और वो तभी संभव है जब आपको जिस चीज से आप डील कर रहे हो उसके बारे में पूरी जानकारी हो, करेक्ट पर्सपेक्टिव हो, फीडबैक सही, ऑनेस्ट और सही मिलता रहे। क्या क्या कमियां हैं, क्या चीज उनको ज्यादा करनी चाहिए, क्या जानकारी का अभाव है आम समाज में और लोगों में। और आप लोगों की संस्था तो जो टॉप मोस्ट एलीट ग्रुप हो सकता है, हम में और आप में कोई बहुत फर्क नहीं है। आप हम सब साइंस के स्टूडेंट्स हैं। आप लोग अपने ग्रुप में, अपने फील्ड में माहिर हैं, हम लोग अपने फील्ड में सेवा देने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए इस प्रकार की जो गोष्ठियां हैं, इस प्रकार की जो चीजें, इसका अपना बहुत बड़ा महत्व है, स्पेशली आज के इस समय में, जबकि हम लोग, जैसे अभी आपके महोदय ने कहा, एक भूतपूर्व महामारी से गुजर रहे हैं और जिसका अंत तो खैर हर एक चीज का होना है, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग एक बेहद अंधेरी सुरंग में से निकल रहे हैं। हमें नहीं पता कि हमारी मंजिल कितने दिन में और कहाँ आए और कितना नुकसान हम उठा पाएंगे। तो इससे पहले कि मैं अपना मुख्य वार्ता, देखिए आज का एजेंडा हम लोग इस तरह से रखेंगे। मैं प्लान किया था कि 10-15 मिनट में एक छोटा सा नैरेटिव दूंगा आपको आज की स्थिति के बारे में, इसकी कोरोना की। वैसे तो कोरोना के बारे में इतना ज्ञान और इतनी जानकारी हर प्लेटफॉर्म पर है, आप सब लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन मैं एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीजों का पर्सपेक्टिव आपके सामने पेश करूँ। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण भाग इस चर्चा का, गोष्ठी का होगा, और सबसे लाभकारी भी होगा, वो होगा क्वेश्चन आंसर। रियल लाइफ कोई भी चीज, चाहे वो आप लोगों की इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हो, चाहे हमारी दवाइयां हो, अल्टीमेटली द रियल टेस्ट इज इन द रियल लाइफ, रियल वर्ल्ड। तो उस रियल वर्ल्ड से जो सवाल आते हैं, जो रियल वर्ल्ड से जो क्वेरीज आती हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण है। उनकी सही जानकारी, उनका सही उत्तर मिलना, वो बहुत आवश्यक है। मैं एक छोटी सी कहानी से शुरू करता हूँ ये चर्चा। ये उन दिनों की बात है जब रशिया में स्टालिन जो है, वो जो डिक्टेटर थे वहां के, उनका राज था। बहुत एट्रोसिटीज, बहुत डिक्टेटरशिप का ऐसा था कि कोई पूछताछ नहीं थी, कोई कोर्ट नहीं थी, कोई रिस्क नहीं थी। जो शासन, जो वहां के चाहते थे वो होता। तो केजीबी नाम की एक संस्था थी उनकी, जो खुफिया पुलिस से ताल्लुक रखती थी। वो किसी भी व्यक्ति को शक में गिरफ्तार कर लेते थे और उसको पता लगता था कि वो आदमी कहाँ गया, क्या हुआ। तो सेंट पीटर्सबर्ग में एक व्यक्ति रहता था, सब लोग डरे हुए थे, लेकिन वो था, उसका मानना था कि नहीं, ये तो सिर्फ एक वो लोग फंसते हैं जिन्होंने गलती की है, जिन्होंने गड़बड़ किया है, ये मुझे कोई रिस्क। एक दिन रात को 2 बजे उसके घर पे आहट होती है, नॉक नॉक नॉक, दरवाजा खुलता है, सामने केजीबी के
सिपाही खड़े हुए हैं, तो अफसर आता है, वो कहता है कि चलिए आप हमारे साथ। उसने कहा जी मैंने क्या किया? बोले आपको वहीं पे बताते हैं, चलिए आप। आपका नाम विक्टर है ना? बोला हाँ साहब मेरा नाम विक्टर। बोले चलो इनके मिस्टर विक्टर रोवानोव को लेके चलो। वो कहाँ तो रो रहा था, एकदम से कुछ हो गया। उसने कहा नहीं नहीं साहब, मैं तो विक्टर रोवानोव नहीं, मैं तो विक्टर रोवानोवस्की। विक्टर रोवानोव तो बगल वाले मकान में रहता, आप वहां छोड़ के बगल वाले। तो ये एक ऐसी एक भावना धारणा थी कि शायद मेरे पड़ोसी को ही हो सकता है ये प्रॉब्लम, मुझे नहीं हो सकता, किसी ना किसी दिन को उसके घर पहुंचे। तो ऐसे ही शायद कोरोना का था एक, क्योंकि ऐसी कोरोना पहली वेव आई, शासन ने, हमारी सरकार ने, हमारे समाज ने जो कुछ भी उसके लड़ने के लिए किया, बहुत सफलतापूर्वक किया, जबकि हमारे पास संसाधन भी नहीं थे। तो उसमें बहुत सारे लोगों को ये लगता था अरे नहीं ये हमें नहीं होगी, ये हमको तो जो लोग गड़बड़ करते हैं, जो लोग ध्यान नहीं रखते उनको। बट ये जो दूसरी लहर आई है, इसने हम सबको सिखा दिया, आपको दिखा दिया। आप में से मैं समझता हूँ बहुत से लोग यहाँ जो सभागार में मौजूद हैं, ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति हो जिसके परिवार में ये ना हुआ हो, ऐसा शायद ही कोई सौभाग्यशाली हो। और ऐसा भी कोई शायद सौभाग्यशाली नहीं होगा कि जिसने किसी अपने को ना खोया हो, या अपने जानकार को ना, मित्र हो, बंधु हो, रिश्तेदार हो, उसको ना खोया हो, जिसका उसे बहुत दुख। तो ये बीमारी अब अखबारों से, किताबों से, टीवी से निकल के हमारे घर में पहुंची, हमारी जिंदगी में पहुंची। इट हैज टच्ड आवर लाइफ, नॉट ओनली टच, इट स्टार्टेड रूइनिंग आवर लाइफ वेरी। बट जैसे कहते हैं कि ये रेजिलियंस के द्वारा आप हर युद्ध को जीत सकते हैं, सही स्ट्रेटजी से, सही इच्छा शक्ति से, हिम्मत से, डेडिकेशन से हर लड़ाई जीती जा सकती है। कभी उसमें पीछे हटना पड़ता है, कभी आगे, लेकिन अल्टीमेटली विजय उसी की होती है जो लगा है। तो आइए आगे चलते हैं। इसमें स्टैटिस्टिक्स आप सब लोग अखबार में रोज पढ़ते हैं कि भयावता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं 16 करोड़ लोग विश्व में अब तक शायद बीमारी से आज की तारीख तक हो चुके हैं, और जिसमें करीब 34 लाख लोगों की जान इसमें। हमारे देश में करीब 2.5 करोड़ लोग आज की तारीख तक इस बीमारी से पीड़ित हो चुके हैं, विश्व के 16 करोड़ में से। आपको याद होगा जब हम पिछली बार मिले थे तो हमारे देश का आंकड़ा करीब 10% था विश्व का, यानी विश्व में जितने केसेस होते थे उसमें 10% भारतीय, और आज ये बढ़ के 17% पहुंच गया है। तो आप हम लोगों के ऊपर का कितना कहर है इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे देश में से करीब 2,74,000 हमारे देशवासियों को जीवन लीला इस बीमारी ने समाप्त कर दी है। लेकिन अच्छी खबर इसके साथ ये है कि हम लोग इस दूसरी वेव से लड़ने के लिए पहले से ज्यादा अच्छी तरह से तैयार हैं। हमारे पास एक वैक्सीन है जो उस टाइम नहीं थी। आज की तारीख तक हमने करीब 18 करोड़ टीके भारत में लगा चुके हैं, और मेरे ख्याल से मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं इस बात को। अल्टीमेटली इसकी लड़ाई अगर जीती जाएगी किसी चीज के द्वारा, सावधानियों के अलावा, तो वो सिर्फ मेडिकल फील्ड में सिर्फ वैक्सीन के, क्योंकि अभी तक इसके खिलाफ कोई एंटीवायरल ड्रग या कोरोना वायरस को मारने की कोई बहुत अच्छी दवाई हम लोगों के पास अभी तक नहीं है। टेस्ट चल रही है, देखना होता है कि इसका क्या नतीजा होता है। तो ये दूसरी वेव जिसको हम दूसरी वेव कह रहे हैं, ये क्या वाकई दूसरी वेव है या ये हमारी गलतियों का नतीजा है? देखिए एक स्थिति थी 2 फरवरी को, जब हमारे देश में जो नए केसेस थे वो 8,635, और आज हम 4 लाख से ज्यादा क्रॉस कर गया। तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि हम लोग 40 गुना एकदम से ये बढ़ गया? क्या ये वायरस की जिम्मेदारी है, वायरस ने कुछ स्वरूप बदला, या ये हम लोगों की गलती है कि हमने उसको अपने घर के अंदर, अपने शरीर के अंदर आने का न्योता दिया? इसके बहुत सारे रीजन हैं, बहुत सारे रीजन आप लोगों के सबके सामने हैं, जो आप सब जो नॉन टेक्निकल
डिस्टेंस है, सोशल डिस्टेंस है। तो आप सब जानते हैं जैसे कि पहली वेव के बाद एक कोरोना फटीग जिसको बोलते हैं वो बैठ गई थी। लोग तंग आ चुके थे कोरोना के नाम से। अब उसमें से लिबरेट हो गए थे कि अब 8,000 केस रह गए हैं एक दिन में, जो कि रोज के रोड एक्सीडेंट से भी कम है। इससे ज्यादा तो हमारे सड़क दुर्घटनाएं होती, तो ये खत्म हो चुकी है बीमारी। तो कोरोना फटीग एक किस्म की लोग थक चुके थे काफी, इसलिए एकदम सेंस ऑफ लिबरेशन आई और उसमें हम लोगों ने अपनी कार्ड्स काउंट कर। दूसरा, लॉकडाउन आखिर कितने दिन चलना था। जब परिस्थिति अनुकूल हुई तो सरकार को भी उसको कम करना था, लेकिन उसमें शायद हम लोग अपनी जिम्मेदारी भूल गए। और जो रिलीज ऑफ लॉकडाउन हुआ वो ऐसे समझिए जैसे हम लोग जेल में। तो उसके बाद जो इंटेलिजेंस, उसके बाद जो लापरवाही, उसके बाद जो गैर जिम्मेदारी काफी हद तक देखने को मिली, उस सबका नतीजा जो है आज हम शायद भुगतते हैं। फिर कुछ मजबूरियां भी थी। देखिए, इतने दिन अंदर रहने के बाद आप लोग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप समझते हैं आप लोगों को इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, आपके एम्प्लॉइज, तो सब उनको चलाना है, आगे पहिया चलना है। तो उसके लिए मजबूरी में ये सब कुछ करना पड़ा। काम का उसमें से कुछ हद तक ना चाहते हुए भी, बिना किसी की गलती के भी वो फैलने का मौका मिला। पर्सनल लेवल पे, सोशल लेवल पे, आप शादी ब्याह थी, उत्सव थे, इतने दिन सब कुछ बंद था, तो फिर से सबके सब शुरू हुए। तो सब चीजों से अचानक नतीजा जो हुआ वो आप सब लोगों के सामने। दूसरा, थोड़ी सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से थोड़ी सी ज्यादा ढील हुई, जो सख्तियां थी वो कम हुई आखिरकार। देखिए, ये कोई स्कूल या सेना नहीं है कोई जिसमें डिसिप्लिन आप डंडे के बल पे या किसी सजा के द्वारा डिसाइड कर सकते हैं। हम सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही करना। फाइनली, जो एक छोटा सा विषय में जिसमें करूंगा, जो एक्चुअली टेक्निकल इशू है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, आपने सुना होगा। ये तो सब सोशल इश्यूज ऐसे हैं जिनको आप सब लोग, वो है म्यूटेशन का। आप लोगों ने म्यूटेशन के बारे में शायद सुना होगा, जानकारी भी हुआ, आप सब साइंस के स्टूडेंट। तो यदि मैं ये बताऊं कि म्यूटेशन क्या होता है, देखिए, म्यूटेशन का मतलब है कि हमारी जितनी भी लिविंग बींग्स हैं, चाहे वो एक सेल वाला कोई बायोलॉजिकल क्रिएचर है या इंसान है या कोई एनिमल है, सबकी जो यूनिट है वो सेल होती है। उस सेल में एक जीनोम होता है, उसमें क्रोमोसोम्स, वो उनका जो सीक्वेंस है वो उस पर्टिकुलर स्पीसीज का, उस पर्टिकुलर प्राणी का, उसकी सारी चीजों का एक तरीके से क्रिप्टिक फॉर्म में एक स्टोरेज होता है, क्योंकि हमारे कंप्यूटर में आप कह सकते हैं कि जैसे कि स्टोरेज है, वो होती है। अब जब सेल डिवाइड होती है तो सेल डिवाइड होने में कभी कभी वो गड़बड़ हो जाती है, वो सीक्वेंस डिस्टर्ब हो जाता है। आप सब लोग अपनी फैक्ट्री में सामान बनाते हैं, आप लोगों ने अपने एसओपी डिसाइड किए हुए हैं कि क्वालिटी का सामान बनाएंगे, हर स्टेप पे जो आपके चेक हैं, बैलेंसेस हैं, लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा गड़बड़ हो जाती है, जिसकी वजह से बनाना था और बन गया। और ऐसा ही जब हो जाता है तो उसको हम म्यूटेशन बोलते हैं। यानी कि जो ऑफ स्प्रिंग है, जो सेकेंड जनरेशन है उस सेल की या उस प्राणी की या उस बैक्टीरिया की या वायरस, वो अपने मदर वायरस से डिफरेंट होती है और उसके कैरेक्टरिस्टिक भी डिफरेंट होते हैं। तो इसलिए उसके खिलाफ हमारा शरीर, जो पिछली मदर से हमारा ट्यून्ड था उसको डील करने के लिए, वो उसके बच्चे से या उसके ऑफस्प्रिंग से उस तरह से डील नहीं कर पाता। वो कई बार दवाइयों के मार से बच जाता है, वैक्सीन की मार से बच जाता है, और उसकी इंटेंसिटी या विरुलेंस भी कई बार जाती है। तो ये चीज को हम म्यूटेशन कहते हैं। हर सेल बिलियंस ऑफ टाइम डिवाइड होती है, और उस डिवीजन में अगर कहीं एक स्टेप पे बाय डिजाइन और बाय डिफॉल्ट चेंज हो गया तो उससे पूरी पिक्चर बदल जाती है, उसका पूरा कैरेक्टर बदल जाता है। तो शायद वैज्ञानिकों को ये भी सस्पिशन है, आपने सुना होगा सिंगल म्यूटेशन, डबल म्यूटेशन। तो अभी इस पे फाइनल वर्ड नहीं आया है, लेकिन ये हिंदुस्तान में, हमारे देश में बहुत सारी म्यूटेंट वेराइटीज पाई गई। का नाम भी आपने सुना होगा, ब्रिटिश म्यूटेंट, साउथ अफ्रीकन म्यूटेंट, ब्राजील म्यूटेंट,
डबल म्यूटेंट मीन्स एक ब्राजील वाला म्यूटेंट और एक साउथ अफ्रीका का म्यूटेंट, दोनों मिलकर एक साथ हो गए और उन्होंने और उसको कॉम्प्लिकेट किया। तो ये भी कुछ हद तक रिस्पॉन्सिबल है शायद, क्योंकि बहुत सारे बिहेवियर इसके ऐसे हैं बीमारी के जो अदरवाइज एक्सप्लेन नहीं होते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा इस बार यंगर लोग बहुत इन्वॉल्व हो रहे हैं, पिछली बार शायद इतने यंग लोग नहीं इन्वॉल्व। दूसरा, इस बार मॉर्टेलिटी ज्यादा है जो पिछली बार इतनी नहीं। और एक परिवार में ये देखने को मिला है कि पहले तो आप देखते थे कि एक परिवार में एक आदमी को हो गया, आपने आइसोलेट कर दिया, पता लगते ही बाकी लोग बच गए। इस बार पूरा का पूरा फैमिली, पूरी परिवार, उनके नौकर चाकर, वो खुद के आसपास वाले सब उसमें एक साथ इन्वॉल्व हो गए। एक एक घर में 8-8, 10, आई एम श्योर आप लोगों ने भी अपने साथ अपने परिवार में रिश्तेदारों ने देखा होगा कि पूरा का पूरा परिवार वहां पर उनकी देखभाल करने वाला नहीं, खाना बनाने वाला नहीं, दवाई देने वाला नहीं, सब इससे पीड़ित हो गए। एक ये बिहेवियर इस बार नया हमको देखने को मिला और क्रिटिकलिटी ज्यादा मिली है इस बार से। तो कहीं ना कहीं इसमें वायरस के कैरेक्टरिस्टिक का रोल है जिसकी स्टडी की जा रही है, और अभी हम सच्चाई तक पहुंचने में हम लोग को टाइम लगेगा। अब बस बहुत संक्षेप में मैं कुछ पिछली बार के मुकाबले अब इसकी कोई नई जो 2-4 चीजें हैं, टॉपिक्स हैं जिनको हम उनके ऊपर बात करते हैं। जैसे अब कोविड को 1 साल से ज्यादा हो गया, तो हम एक टर्म है पोस्ट कोविड। पोस्ट कोविड का मतलब वो लोग जिनको कोविड पहले हो चुका है, चाहे वो 1 साल पहले हुआ, चाहे 1 महीने पहले हुआ, अब उन पे फोकस है। तो उसकी वजह से बहुत सारी साइकोलॉजिकल, बहुत सारी फिजिकल एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलती है। जैसे आपने अभी बताया कि आपने एक साइकोलॉजिस्ट के साथ भी ये चर्चा की, तो आपको पता होगा कि जब कोविड हो जाता है तो वो जो व्यक्ति है जो उससे उभर के आया है, निकल के आया है, बहुत भयभीत रहता है, वो उस अपनी पुरानी फॉर्म में नहीं लौट पाता काफी। इसको हम पोस्ट डिजास्टर डिस्ट्रेस सिंड्रोम बोलते हैं, एक बीमारी है। तो ये अभी तक हम नेचुरल डिजास्टर्स में देखते थे, जैसे कहीं भूकंप आया, 9/11 अमेरिका में हुआ, तो पूरा कंट्री पोस्ट डिजास्टर डिस्ट्रेस सिंड्रोम में चला गया। तूफान आया, टॉर्नेडो आया, उसमें हो गया। तो ये एक तो साइकोलॉजिकल लेवल पे देखने को मिल रहा है। दूसरा, फिजिकल लेवल पे उसने जो नुकसान पहुंचाया है उससे बहुत लोग अभी तक रिकवर नहीं कर पाए हैं। ना इतनी मेडिकल फैसिलिटीज अभी अवेलेबल है कि उनका ऑपरेशन हो सके, उनका एग्जामिनेशन हो सके। सारा मेडिकल फ्रेटर्निटी भी बिजी है, पूरी तरीके से गर्दन तक डूबी हुई है नए पेशेंट्स का इलाज करने में। उनके पास न समय है न साधन है। तो पुराने जो लोग जो उभर के आए हैं उनमें क्या कमियां हैं, क्या तो ऊपर ध्यान दें। तो ये एक नया विषय है, इसमें हमें आगे भुगतना भी पड़ेगा और देखना भी पड़ेगा। इस तरफ जब हम इस महामारी से निकल आएंगे तो इस पर फोकस करना पड़ेगा। दूसरा, आपने पिछले दिनों अखबारों में, उसमें टीवी में सबने देखा हुआ एक नई चीज की चर्चा है, ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस कोई नई बीमारी नहीं है, ये फंगस है। देखिए, हमारे शरीर में जो बीमारियां होती हैं उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं। बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, फॉर्म्स है, उसमें फंगस भी होती है। फंगस की भी हजारों किस्म की वैरायटीज है, उसमें से एक है म्यूकरमाइकोसिस, जो अपने कलर की वजह से ब्लैक फंगस कहलाती है। क्योंकि देखिए, शरीर पे असर करती है तो वहाँ काला काला स्कैब्स बना देती है, छाले बना देती है। ये बहुत खतरनाक बीमारी है। अगर मैं आपके साथ शेयर करूं, ये तो मैंने अपने जीवन में शायद 8-10 केसेस से पहले देखे, 40-50 साल के, जबकि मैं डायबिटीज से और इंटरनल मेडिसिन से डील करता हूँ। लेकिन पिछले करीब 1 महीने में मैं अभी से 1 हफ्ते में मैं ठीक है मरीज से, और ये काफी खतरनाक बीमारी है। मोर्टेलिटी इसकी बहुत ज्यादा है, 50% तक इसकी मोर्टेलिटी होती है। दुर्भाग्य से हम लोगों के पास इसकी दवाई है, वो भी पहले तो होती ही नहीं थी, जैसे मैंने आपको बताया, वो उसकी अवेलेबल ही नहीं है क्योंकि बनती ही नहीं थी इतनी दवाई। अचानक से सैकड़ों गुनी डिमांड बढ़ गई। दवाई महंगी बहुत है, 40,000 रुपए रोज का इलाज, जो कि कम से कम 12 हफ्ते 15 हफ्ते चलना होता है। इमेजिन 12 हफ्ते 16 हफ्ते 40,000 रुपए रोज का इलाज कितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं? क्या टॉक्सिक ड्रग है जो हम दवाई देते हैं, उसकी
तो कुल मिला के ये काफी परेशानी का सबब है। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है वो है इससे बचाव। बचाव मतलब ये है, ये अक्सर से देखा जाता है कि ब्लैक फंगस शुगर के वातावरण में रहती है, तो जो डायबिटीज जिन लोगों को है उन्हें अपनी डायबिटीज ठीक रखनी चाहिए, अपनी हाइजीन पर्सनल ठीक रखनी चाहिए, स्पेशली नाक की और मुंह की, क्योंकि ये उसी के द्वारा ये फंगस जो है अंदर प्रवेश करती है। तो कोरोना के मरीजों को जब हम स्टेरॉइड देते हैं, उससे इम्यूनिटी थोड़ी लो हो जाती है, उससे शुगर थोड़ी बढ़ जाती है, तो ऐसी स्थिति में ब्लैक फंगस का रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो उसको हम लेकिन न्यूट्रलाइज कर सकते हैं यदि हम थोड़ी सावधानी सब चीज। तीसरी चीज जो कोमॉर्बिड कंडीशन है, आफ्टर ऑल कोरोना ऐसे लोगों को तो आता नहीं है, कोविड जो बिल्कुल स्वस्थ है या जिनको और कोई बीमारी नहीं है, किसी के साथ भी होता है, बल्कि जिन लोगों को पहले बीमारियां हैं उनको ज्यादा ये अफेक्ट करता है, उनमें ज्यादा होता है। जिनको डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है, किडनी डिजीज है, ट्रांसप्लांट पेशेंट हैं, तो जिनको बोन मैरो प्रॉब्लम्स हैं, जिनको ल्यूकीमिया है, मेलिग्नेंस है, उनमें ज्यादा ये कोविड होने का रिस्क है। तो ये सारी बीमारियां जब किसी को कोविड हो जाता है तो वो बढ़ जाती है। कुछ तो इलाज की वजह से, क्योंकि हम बहुत से इलाज ऐसे हैं कोविड के जो हमें मजबूरी में देने पड़ते हैं, लेकिन मुझे पता है कि कौन सी दवाई देने से मरीज की ब्लड शुगर बढ़ जाएगी, उसको इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाएगा। लेकिन हमारा पहला प्रयत्न है कि हम उसे कोविड की कम से कम महामारी से जान बचाएं। तो वो एक नेसेसरी एविल कह सकते हैं उसको आप। वो एक मेडिकल साइंस को बड़ा टफ डिसीजन लेना पड़ता है। दूसरा, डिजीज की वजह से, डिजीज अपने आप में इम्यूनिटी कम कर देती है कोविड की, तो उसकी वजह से जो इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ा है, जो आपके जिन लोगों को ट्रांसप्लांट हुआ है उनके लिए ज्यादा परेशानी हो जाती है। ब्लड संबंधित, हार्ट से संबंधित बीमारियां हैं उनको बढ़ जाती है। और कुछ तो ये समझिए इलाज का अभाव बड़े बहुत ही कष्टप्रद चीज है ये हमारे लिए। मैं जैसे देखता हूँ आजकल, मैं जो भी काम कर रहा हूँ ऑनलाइन वीडियो कॉल से, वो बेसिकली हम लोग का फोकस कोविड टेस्ट, ज्यादातर 95% कोविड के देखता हूँ। लेकिन जो मेरे पुराने पेशेंट्स हैं, जो हम लोगों के जो डायबिटीज के, हार्ट डिजीज के, आफ्टर ऑल वो भी तो बेचारे डिजर्व करते हैं। वो जब मेरे पास आते हैं तो कई बार बड़ा होती है कि वो सब कुछ डिस्टर्ब हो गया, लापरवाही की वजह से या उचित समय पर उचित इलाज ना मिलने। अब वो बेचारे डॉक्टर के यहाँ नहीं आ सकते, तो डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, दूसरा आए वो खतरा रहता है, वो घर पे ही अपने आप दवाइयों का मैनिपुलेशन। जिस मरीज को मुझे हर महीने देखना चाहिए था उसको मैं अपने बात देख रहा हूँ। आप समझ सकते हैं इन सब चीजों का मतलब। तो वो जो कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं वो सब सब नेग्लेक्ट हो जाते हैं। तो इन सब चीजों का सार संक्षेप ये है, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत टफ टाइम है, और जिसको कहते हैं अंग्रेजी में कहावत है, when the going gets tough, the tough get going। तो हमको ये साबित करना है कि हम टफ हैं, हम इसमें हार नहीं मानेंगे, हम इसका डट के मुकाबला करेंगे। और बजाय जो ये सर्कस और ये जो आप टीवी पे रोजाना देखते हैं, एक आम आदमी ने तो मुझे लगता है अखबार पढ़ना या टीवी देखना बहुत कम कर दिया है। नेगेटिव चीजें और बिना बात की चीजें ज्यादा आती है, एक दूसरे से आक्षेप, इन्होंने ऐसा क्योंकि पॉलिटिकल माइलेज बट एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ सोसाइटी जो कि आप लोग हैं, लेट अस लीड द क्रूसेड अगेंस्ट द डिजीज। हम अपने आप को, अपने पास वालों को, जिन पे हमारा इन्फ्लुएंस है, जो हमारी तरफ देखते हैं, उन लोगों पे उनको बाई एग्जाम्पल लीड करें कि देखो इससे लड़ने का ये तरीका है, हम ऐसे निपट सकते हैं। जब मैं कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं। एक दूसरे का हाथ पकड़ें, एक दूसरे को सहायता दें, जिसको हमारी सहायता की, जिसको हमारी मदद की जरूरत है, उसके लिए हम अपना हाथ बढ़ाएं। और हम देखें कि किसी को भी समाज में, चाहे वो कोई भी हो, अभाव की वजह से कुछ नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात इसलिए है, देखिए बीमारी से पीड़ित होना या उससे जान खोना एक अलग बात है, उसका दुख सबको होता है। लेकिन सबसे बड़ा दुख होता है जब वो बिना इलाज के, बिना उचित इलाज के इंसान बनता है। जब उसके घर वालों को ये लगता है कि मेरे आदमी को, मेरे मरीज को ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, डॉक्टर नहीं मिल पाया, बेड नहीं मिल पाया, दवाई नहीं मिल पाई, तो वो कसक जो है वो सारी जिंदगी उसको सालती रहेगी, वो कभी नहीं मिल पाया।
और एज ए रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी एंड गवर्नमेंट, ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी, और हमें इसकी अपने ऊपर इसकी जिम्मेदारी और दोष हमको लेना चाहिए। कहीं ना कहीं हम लोगों से मिलकर कलेक्टिवली चूक हुई है, जिसके कारण से ऐसे हालात। तो इन्हीं चीजों के साथ मैं समझता हूँ कि आज का जो मैंने करना था डिस्कस, वो आप लोगों के साथ कर लिया। अब बचे हुए समय में कुछ आप लोगों की मुझे बताया गया कि जो सवालात हैं, जो आपके प्रश्न हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो नाउ द हाउस इज ओपन फॉर द क्वेश्चन आंसर। मैं आपके मॉडरेटर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अब अपने सवाल रखें। मैं कोशिश करूंगा कि उनके संक्षेप में, और जितना मेरी जानकारी है उसके बारे में मैं उतना जानकारी। देखिए, मैं एक बात बता दूं, कोविड बिल्कुल नई चीज है। इसके बारे में अभी तक हम लोगों के पास एविडेंस बेस्ड मेडिसिन नहीं है, इसलिए आपको ज्यादा प्रॉब्लम इसलिए हो रही है कि डिफरेंट टाइप की ओपिनियंस मिल रही है मेडिकल कम्युनिटी। तो उसमें हर आदमी जितना उसकी जानकारी, जो उसका विश्वास, जो उसका बिलीफ है, उसके हिसाब से जवाब देता है। फिर भी इट स्टैंड्स टू बी चेक्ड आउट, इट स्टैंड्स टू बी वेरीफाइड, स्टैंड्स टू बी टेकन विद द कॉमन सेंस। चलिए, अब मैं आमंत्रित करता हूँ आपके प्रश्न। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा आपने प्रेजेंटेशन दिया। जो बातें आपने बताई हम सब उसी से जूझ रहे हैं, लेकिन आप जैसे लोग जब हमारे साथ आते हैं तो बहुत हम लोगों की हिम्मत में भी इजाफा होता है, नॉलेज में भी इजाफा होना ही है। और जो बात आपने अंत में कही कि हम लोगों को एक दूसरे का हाथ पकड़ना है, खास तौर से जो लोग अभाव में हैं उनका हाथ पकड़ना है, उनके साथ हमें खड़े होना है। तो इस बारे में तो मैं थोड़ा खुश होकर ये आपको सूचित कर दूं, क्योंकि बाकी तो हमारे जितने मेम्बरान हैं सब इससे वाकिफ हैं कि हम लोग ऑलरेडी आईआईए हेल्प डेस्क शुरू कर चुके हैं। जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं, लगभग 40 चैप्टर में हमारी डेस्क शुरू हो चुकी है, जिसमें हम ज़रूरतमंदों को ऑक्सीजन, दवाई या हॉस्पिटल्स में अगर बेड वगैरह उपलब्ध कराना है तो वो, इवन खाने तक के सामान की उपलब्धता हम लोग करा रहे हैं अपने अपने चैप्टर्स के थ्रू। और ये पूरा सेंटर से मॉनिटर भी हो रहा है, सारी चीज़ें डिटेल की जा रही हैं। तो ये काम आईआईए ऑलरेडी शुरू कर चुका है। बाकी जैसा आपका मार्गदर्शन होगा हम उसमें और जो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड होगा अवश्य उसको भी करेंगे। अभी वास्तव में बड़ी असमंजस की स्थिति है, कुछ भी चीज़ें अभी क्लियर नहीं है, ना प्री ना पोस्ट। रोज एक नई राय भी आने लगती है, नई बातें आने लगती हैं, जिससे सब लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। डॉक्टर साहब, मैं प्रश्नोत्तर शुरू करते हुए सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा प्रश्न आया है वो आया है 2 डोज के बीच जो समय है। जैसे पहले ये समय 6 से 8 हफ्ते बताया गया था, और लगभग जो लोग पहली डोज ले रखे हैं या ले चुके हैं, वैक्सीनेशन, हाँ वैक्सीनेशन की डोज की बात हो रही है, तो उनको 6 हफ्ते से 8 हफ्ते के बीच का समय दिया गया, जो कि अब बढ़ाकर 12 हफ्ते कर दिया गया है। तो लोगों के मन में बड़ा संशय है कि ये जो समय बढ़ाया गया है ये किसी रिसर्च पर, किसी मेडिकल सजेशंस के थ्रू है, या केवल वैक्सीन कम हो जाने की वजह से ऐसा किया जा रहा है, और क्या ज़्यादा उचित है कि 6 से 8 हफ्ते के बीच में सेकंड डोज ले लेना या 12 हफ्ते के बाद सेकंड डोज? देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, और मैं समझता हूँ इसके बारे में तो कोई डाउट या कोई वो डबल ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है ही नहीं, हमारी कम्युनिटी में तो नहीं। मैं आज को बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ, इसमें हम दोनों वैक्सीन की अलग अलग बात करते हैं, कोवैक्सीन की और कोविशील्ड। कोवैक्सीन में कोई डिस्प्यूट नहीं है, वो 28 दिन के बाद लगनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 6 हफ्ते तक, उससे ज्यादा नहीं लगनी चाहिए। क्योंकि देखिए, आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आप सब लोग जानते हैं, कोई भी चीज जो डिसीजन ये लिए जाते हैं ये साइंस के आधार पर लिए जाते हैं, तथ्यों के आधार पर। हमारे यहाँ मेडिकल साइंस में तथ्य क्या है? वो है रिसर्च।
एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, लेबोरेटरी रिसर्च एंड देन फाइनली क्लिनिकल रिसर्च। तो कोई भी दवाई, कोई भी इंटरवेंशन जब आता है तो वो सब स्टेजेस से गुजर के आता है। पहले लेबोरेटरी में रिसर्च होती है, एक्सपेरिमेंट एनिमल्स पे होती है, फिर उसके बाद वॉलंटियर्स पे होती है, जिसको हम क्लिनिकल ट्रायल्स को। तो क्लिनिकल ट्रायल्स के आधार पे हैज टू पास थ्रू वेरी रिगरस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। स्टैटिस्टिक्स आप हम लोगों से ज्यादा समझते हैं, आप स्टूडेंट रहे हैं, तो उससे जो फिर निकल के नतीजा आता है उसके आधार पर ये। तो कोवैक्सीन की जो भी रिसर्च अवेलेबल थी उसके आधार पे ये देखा गया कि वो 28 दिन का फासला दोनों डोज में ऑप्टिमम है। समय क्योंकि बहुत कम था रिसर्च का, आप सभी जानते हैं, इसको कंप्रेस किया गया 6-8 महीने में सारी रिसर्च को। तो डिफरेंट पीरियड्स नहीं ट्राई किए गए, 28 दिन की वो रिसर्च ट्राई की गई और उसमें पाया गया कि 28 दिन के बाद ये इफेक्टिव। तो उसमें कोई डाउट नहीं। जिन लोगों को कोवैक्सीन लगनी है उसमें फासला 28 दिन का। जो थोड़ा सा जो संशय है या जो थोड़ी सी जो चेंज ऑफ पॉलिसी है वो कोविशील्ड के बारे में, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, देखिए उसमें बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी, शायद मैंने पिछली बार बताया था कि जब उसकी रिसर्च शुरू हुई कोविशील्ड की, ये है मई की 9 मई की बात है, 9 मई से लेकर नवंबर तक का डेटा है ये पिछले साल का 2020 का। उसमें जब ये रिसर्च शुरू की गई तो इसका टारगेट था एक सिंगल डोज का, लेकिन ये पाया गया कि सिंगल डोज इनइफेक्टिव। तो ड्यूरिंग दी ट्रायल इटसेल्फ इसको डबल डोज बना दिया गया। फिर जब डबल डोज हो गई तो कुछ समय ज्यादा हो गया था, कुछ लोगों को 28 दिन में लग चुकी थी, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो 50 दिन हो गए थे, उनको 60 दिन, तो लेकिन उनको भी दूसरी डोज दी। तो बाद में जब स्टैटिस्टिक्स से उसका एनालिसिस किया गया तो ये देखा गया कि जो बेस्ट इम्यूनिटी थी, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑपरेटिव पार्ट ऑफ माय स्टेट, जो बेस्ट इम्यूनिटी थी वो 12 हफ्ते के डिस्टेंस पे थी, 12 हफ्ते के डिस्टेंस। हाउएवर 4 हफ्ते के डिफरेंस से, यानी कि 28 दिन के डिफरेंस से भी इम्यूनिटी अच्छी खासी, लेकिन इन कंपैरिजन टू 28 डेज या 4 वीक्स, 12 वीक्स वाज द बेस्ट टाइम। तो साइंस के हिसाब से ये 12 हफ्ते होनी चाहिए। अब आते हैं इसमें, सिर्फ साइंस का डिसीजन नहीं था, थोड़ा लॉजिस्टिक डिसीजन था गवर्नमेंट के पास। आपको जैसे ध्यान होगा, गवर्नमेंट ने सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को लगाई, और गवर्नमेंट चाहती थी, जो कि सही डिसीजन था, कि अगर हेल्थ केयर वर्कर्स एक दफा प्रोटेक्टेड हो जाएंगे तो कम से कम बीमारियों को, इस बीमारी का इलाज हो पाएगा। इसलिए उन्होंने उसमें उस टाइम 28 दिन का फासला, कि जिससे जल्दी से जल्दी, अगर वो 12 हफ्ते का रखते तो दूसरी डोज लगने में 3 महीने लगते, तब तक हेल्थ केयर वर्कर्स अनप्रोटेक्टेड। इसलिए उसको शॉर्ट करके हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए 28। अब जब उनको लग चुकी तो नाउ दी साइंस सजेस्ट कि उसको 12 हफ्ते देने में कोई हर्ज नहीं है, बल्कि शायद बेटर। इसलिए, और फिर आप उसमें कह सकते हैं जो आपने अभी स्टेटमेंट दिया की कमी की वजह से, अगर हम शब्द कमी का ना इस्तेमाल करें तो इसका ऑप्टिमाइजेशन शब्द शायद बेहतर रहेगा, कि वैक्सीन हमारे पास है वो हम बजाय 2 डोज में लगाने के, अगर हम एक डोज सबको लगा दें और बिना कॉम्प्रोमाइज के, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि हमने एक डोज सबको लगा दिया और उससे कुछ फायदा नहीं हुआ, हमने कॉम्प्रोमाइज कर दिया। अगर हम उसका पूरा फायदा उठाते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगा सकते, इसलिए अब इसका जो टाइमिंग है वो 12 से लेकर 16 हफ्ते तक कर। हमारे यहाँ एक संस्था है, नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन, एनटैगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसकी रिकमेंडेशन अभी ये है पिछले हफ्ते की, कि इसका 12 से 16 हफ्ते तक डिफरेंस कोविशील्ड का कर दिया जाना चाहिए। इससे किसी को कोई उसकी इम्यूनिटी में कमी नहीं आएगी। मत सोचिए कि वैक्सीन इनइफेक्टिव होगी, वैक्सीन नहीं इफेक्टिव होगी, या शायद ज्यादा इफेक्टिव होगी। जो डाटा हमारे पास है उसके हिसाब से अगर 12 हफ्ते में फासला किया जाए तो वैक्सीन ज्यादा इफेक्टिव होगी। हालांकि बात फिर वही आती है, क्योंकि समय बहुत कम हुआ है अभी, इसलिए हमें नहीं पता कितने साल चलेगी इफेक्टिव, या वैक्सीन का इफेक्ट जो है वो कितने साल रहेगा, ये तो टाइम। तो इसलिए आप इसमें बिल्कुल भ्रम में ना रहें। जो 12 हफ्ते का टाइम है वो किसी भी वजह से किया गया है, बट साइंस के अगेंस्ट नहीं है।
और उसमें किसी को कोई कॉम्प्रोमाइज या नुकसान नहीं। नेक्स्ट। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, अब इसमें जैसे पर्टिकुलर प्रश्न है, ये मिस्टर आलोक गोयल है वाराणसी से। इन्होंने फर्स्ट डोज ली 20 मार्च को कोविशील्ड की, लेकिन उसके बाद 11 अप्रैल को आपको फीवर हो गया और सीटी स्कैन में लंग्स में आपके इन्फेक्शन था, रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। 15 दिन हो गए, लेकिन अब ये बिल्कुल नॉर्मल है 15 दिन से, लास्ट 15 डेज। तो अब उनका प्रश्न यह है कि सेकंड डोज कब ली जानी चाहिए? इस बार ये पहले प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं जानना चाहूंगा कि ये कोविशील्ड थी या कोवैक्सीन? कोविशील्ड सर, कोविशील्ड के। ठीक है, कोविशील्ड के बारे में हम बात करते हैं। इसका जवाब देने से पहले मैं आपको एक नैरेटिव दे देता हूँ, उससे आपको जब किसी को कोरोना इन्फेक्शन होता है, कोविड की बीमारी होती है, यानी उसके शरीर में वायरस पहुंच चुकी है, तो हमारा शरीर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाता है और यही काम वैक्सीन करती है। वैक्सीन हम एक कंट्रोल्ड वे में बिना बीमारी के आपको एंटीबॉडीज बना रहे हैं, और बीमारी के द्वारा जब आप बीमारी ले लेते हैं तो बीमारी से पीड़ित तो होते हैं, परेशान भी होते हैं, खतरा भी रहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली फायदा ये होता है कि उससे आपके शरीर में एंटीबॉडीज बनता है, यानी कि एक तरीके का वैक्सीनेशन हो जाता है। ये एंटीबॉडीज आपके शरीर में अभी हम लोग ये मानते हैं कि 6 से लेकर 8 महीने तक रहते हैं। मैं फिर दोहराऊंगा कि इन्फेक्शन होने के बाद ये एंटीबॉडीज 6 से 8 महीने तक रहती है। इसका मतलब यह है कि आपको 6 से 8 महीने तक कम से कम इन्फेक्शन दोबारा से कोरोना का नहीं हो सकता। जनरल बात ये साइंस के, तो इसलिए जो वैक्सीन है, अगर आप 6 महीने बाद लेते हैं कोरोना से ठीक होने के बाद, तो आपको कोई नुकसान नहीं, यानी खतरा नहीं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने फर्स्ट डोज ली 30 मार्च को, 11 तारीख को आपको कोरोना हो गया। ये जो कोरोना का इन्फेक्शन है, इसने आपकी बूस्टर डोज का काम किया। अब तो ये मान लीजिए कि आपको बूस्टर डोज लग चुकी है। जो टीका आपको सरकार लगाती या डॉक्टर लगाते, वो आपको कुदरत ने बीमारी के द्वारा लगा दिया। तो इसका मतलब यह है, आप ये भी पूछ सकते हैं कि फिर मैं लगवाऊं क्यों दूसरा टीका? उसका जवाब यह है कि साइंस के पास अभी तक ये हमारे पास एविडेंस बेस्ड मेडिसिन नहीं है कि बिना दूसरा टीका लगाए आपको कितने दिन तक ये इम्यूनिटी रहेगी, क्योंकि डिजीज की इम्यूनिटी जो बनती है, बीमारी के द्वारा जो इम्यूनिटी बनती है, वो 6 से 8 महीने। इसीलिए साइंस के हिसाब से इसके 2 जवाब है इस सवाल। साइंस के हिसाब से आप किसी भी दिन लगवा सकते हैं, जब आप ठीक हो जाए कोविड से, जिस दिन ठीक हो जाए उसके 2 हफ्ते के अंदर अंदर कभी भी लगवा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं। अगर जल्दी लगवाता है तो कोई नुकसान नहीं, लेकिन अगर आप 6 महीने डिले कर देते हैं उस वैक्सीन को, तो शायद आप किसी अपने बंधु को, दूसरे देशवासी को मौका दे रहे हैं, अपनी वैक्सीन सेक्रीफाइस करके उसको सौंप रहे हैं ताकि वो। इसलिए अब सरकार ने नया जो अब आप रिकमेंडेशन गाइडलाइंस आई है, कोरोना पेशेंट्स के लिए 6 महीने बाद का कर दिया, जो कि पहले 2 हफ्ते बाद का पीरियड था, अब 6 महीने बाद का। तो गोयल साहब, मैं समझता हूँ शायद आपको ये क्लियर हो गई होगी कि अब साइंस के हिसाब से तो वैक्सीन आप कभी भी लगवा सकते हैं, क्योंकि 11 अप्रैल को आपको कोरोना हुआ था। अब लेकिन अगर आप 6 महीने बाद लगवाते हैं तो आपको इसमें कोई दोबारा कोरोना होने का चांस नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं कि अगर आज वैक्सीन है तो आप बच जाएंगे दोबारा होने से, और बीमार अगर नहीं लगवाते हैं तो आप, ऐसा लगवानी जरूर है आप। वो अब से लेके 6 महीने तक कभी भी लग सकता है, सरकार की रिकमेंडेशन के हिसाब से 6 महीने बाद। नेक्स्ट प्लीज। थैंक यू डॉक्टर साहब। मिस्टर अनुज गर्ग हैं शामली से। सर, इनको 14 अप्रैल को फीवर हुआ और 16 अप्रैल तक इनको फीवर रहा। इन्हें कोल्ड और कफ भी हो गया। एंटीजन रिपोर्ट जो है नेगेटिव आई इनकी, और आरटीपीसीआर की रिपोर्ट अभी इन्हें मिली नहीं है। इन्होंने कोविड की मेडिसिन भी ली 1 हफ्ते के लिए, गार्गिल और स्टीम भी लेते रहे। उसके बाद इन्होंने मॉन्टेर एफएक्स कफ के लिए 10 दिन के लिए दिया। फिर इन्होंने एगोमेटिन 625 ये भी अभी तक लगातार ले रहे हैं 4 दिन से।
लेकिन अभी इन्हें रिलीफ नहीं मिला है कफ में, और ये बहुत ज्यादा बलगम जैसे गले में फंस रहा हो ये फील कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या सजेशन हो सकता है सर? देखिए डॉक्टर साहब, आपके केस में पहले तो अभी तक ये साबित नहीं हुआ कि आपको कोविड हुआ भी है या नहीं, क्योंकि आपका एंटीजन नेगेटिव है और आरटीपीसीआर की कोई रिपोर्ट अभी आप बता रहे हैं कि आपके पास है नहीं, अवेटेड है। हालांकि आई एम सरप्राइज, 14 अप्रैल को अगर आपको हुआ है तब से 1 महीना हो गया, आरटीपीसीआर रिपोर्ट आपको मिल जानी चाहिए थी। यदि नहीं मिली थी तो दोबारा होनी चाहिए। कुछ भी नहीं था तो फिर एक HRCT होना चाहिए था, जिससे हमको ये कंफर्म तो हो जाता कि आपको कोरोना हुआ या नहीं। लेकिन क्योंकि आपको सिम्टम्स अभी तक चल रहे हैं और आपके केस में कोविड होने की कोई कंफर्मेटरी एविडेंस नहीं, तो हमें ये सोचना चाहिए कि आपको कोई दूसरी बीमारी तो नहीं है। उसके लिए आपको किसी फिजिशियन से, या गले की अगर प्रॉब्लम है तो ENT वाले अच्छे डॉक्टर से दिखाकर सलाह लेनी चाहिए, परामर्श लेना चाहिए कि आप सिर्फ उसको कोविड के बारे में ही सोचते रहे और वो हो कोई दूसरी बीमारी जो नेगलेक्ट। जैसे मैंने अभी अपनी वार्ता में कहा कि दुर्भाग्य से बहुत सारी जो कोमॉर्बिड कंडीशन है वो नेगलेक्ट हो रही है कोविड के। तो मेरी सलाह आपको ये है कि अब आपको RT-PCR वगैरह कराने का तो कोई फायदा नहीं है, 1 महीने से ज्यादा हो चुका मुझे। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपको कोविड हुआ या नहीं हुआ, तो आपके पास एक तरीका है कि आप एंटीबॉडीज टेस्ट करा लीजिए। एक टेस्ट होता है एंटीबॉडी का, जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि हमारे शरीर में जब इन्फेक्शन होएगा या वैक्सीन लगेगी तो एंटीबॉडीज बनाएगी। तो अगर आपको 14 अप्रैल को कोविड इन्फेक्शन हुआ है तो आपके शरीर में अब तक एंटीबॉडीज बन चुकी है। यदि आपका एंटीबॉडीज पॉजिटिव आती हैं तो इसका मतलब आपको कोविड इन्फेक्शन को हुआ जरूर, चाहे वो 14 अप्रैल को हुआ, चाहे वो पहले हुआ, चाहे वो बाद। लेकिन फिर भी फाइनली मेरी सलाह ये है कि आप इसको डॉक्टर से परामर्श करें। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर सुनील माहेश्वरी हैं शामली से ही। सर आपका प्रश्न ये है कि अगर कोई पर्सन ऑलरेडी कोविशील्ड की 2 डोज ले चुका है 40 दिन पहले तक, तो क्या उसके बाद वो स्पुतनिक V या किसी और वैक्सीन की डोज दोबारा ले लेनी चाहिए, क्योंकि वो 91% है उसका एफिशिएंसी, जबकि कोविशील्ड की 65% बताई जा रही है। देखिए पहले मैं तो ये भ्रांति दूर कर दूं, ये जो परसेंटेज है ये किसी एक व्यक्ति पर नहीं लागू होती, मेरे ऊपर नहीं लागू होती। मुझे तो अगर हो गया तो 100% है, नहीं हुआ तो 0%। ये कम्युनिटी पर लागू होती है। तो पहली बात, साइंटिफिक फैक्ट नंबर 1 कि अगर आपकी 2 डोज लग चुकी है, वैक्सीनेशन यानी आपका पूरा हो चुका है, तो आपको किसी दूसरी वैक्सीन की जरूरत ही नहीं, ना उसी ब्रांड की, ना किसी दूसरी ब्रांड। और दूसरी ब्रांड तो हम किसी भी हालत में यूज करते ही नहीं। अगर किसी को एक वैक्सीन, एक शॉट मान लीजिए कोविशील्ड का लगा है, तो ऐसा नहीं है कि वो दूसरा कोवैक्सीन का लगवा सकता है या स्पुतनिक का लगवा सकता है। वो उसको उसी का लगाना पड़ेगा, क्योंकि उनका सबका जो स्ट्रक्चर है, जो मैकेनिज्म है काम करने की, वो बिल्कुल अलग अलग है, इसलिए उनको मिक्सअप नहीं किया जाता। और फाइनली जैसे मैंने कहा, आपको तीसरी डोज की जरूरत ही क्या है? आपको कोई जरूरत नहीं। आप 100% सेफ होना चाहते हैं तो तीसरी डोज से नहीं होंगे, वो होंगे अपने कोविड एप्रोप्रिएट। आप मास्क लगाइए, सैनिटाइज करिए, सोशल डिस्टेंसिंग करिए, अपना ध्यान रखिए, बस। आपको जरूरत नहीं है किसी भी वैक्सीन। अनम्यूट आपकी आवाज नहीं करिए आ रही। अश्वनी जी, अनम्यूट करिए। जी 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 सॉरी। फिर से बताना होगा। हाँ, मिस्टर संजय जैन है सहारनपुर से। आपका क्वेश्चन ये है कि अगर किसी को फीवर हो जाता है तो उस दिन से वो कौन सी भी मतलब दवाइयों को शुरू कर दे फॉर 1 वीक, पूरा कोर्स दवाइयों का क्या हो सकता है? देखिए, इसके बारे में मैं सिर्फ दवाई की बात नहीं करूंगा, मैं करूंगा अप्रोच की, क्या अप्रोच होनी चाहिए। संजय जी का सवाल ये है कि मान लीजिए आज मुझे बुखार होता है तो मुझे क्या करना चाहिए। आज की तारीख में समाज भी, जनता भी और डॉक्टर भी हर बुखार को कोविड मानते हैं, हर बुखार। ऐसा तो है नहीं कि दूसरी बीमारी होनी बंद हो गई, लेकिन हम पहली दफा में हम दृष्टया हर बीमारी को, हर बुखार को कोविड मानते हैं। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि आप अपना RT-PCR कराएं।
रैपिड एंटीजन या RT-PCR जो भी चीज आपको अवेलेबल है वो कराइए, ताकि इस बात का फैसला हो सके कि आपको कोविड है या नहीं। दूसरा, आपको किसी ना किसी मेडिकल प्रोफेशनल की राय जरूर लेनी चाहिए, चाहे दिखा के चाहे ऑनलाइन, क्योंकि वो एक ये डिसीजन ले सकता है कि क्या आपको कोविड की संभावना है या कोई दूसरी बीमारी। जहां तक सवाल है दवाई का, यस, गवर्नमेंट ने देखिए एक स्टैंडर्ड इनिशियल ट्रीटमेंट डिक्लेयर कर दिया है, जो बुखार के पहले दिन से शुरू किया जा सकता है, तब तक जब तक के उसका फैसला नहीं हो जाता, आप इसको दिखा नहीं लेते या आपका टेस्ट की रिपोर्ट दिखाई जाती, जिसमें 3-4 चीज शामिल है। एक एजिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम once or twice a day, एक आइवरमेक्टिन 12 मिलीग्राम 1 डेली और 3 days। तीसरी चीज जिंक, विटामिन सी और विटामिन डी। ये 3 चीजें हम लोग देते हैं हर एक पेशेंट को। इसके साथ पैरासीटामोल की गोली बुखार उतारने के लिए, यदि बुखार है तो वो ले लें, खांसी अगर है तो खांसी की दवाई ले लें, ये सब ट्रीटमेंट है। लेकिन ये सिर्फ इसलिए ले रहे हैं कि आपको कोई मेडिकल एड उस टाइम अवेलेबल नहीं घर पे, आप इसके भरोसे पे मत रहिए। आप तुरंत नंबर 1 अपना टेस्ट कराइए, नंबर 2 किसी डॉक्टर से एक बार सलाह जरूर ले। ये मेरा जवाब है। नेक्स्ट प्लीज। थैंक यू डॉक्टर साहब। ये मिस्टर संदीप कपूर हैं सहारनपुर से। आपके 2-3 क्वेश्चन हैं, सेम रिलेटेड है एक दूसरे से, मैं तीनों पढ़ दे रहा हूँ आपको जी। एक तो इनका कहना है कि मैक्सिमम लोग जो हैं अभी भी होम ट्रीटमेंट में चल रहे हैं, तो मेडिसिन प्रोटोकॉल विद स्ट्रेंथ ऑफ माइल्ड एज वेल एज मॉडरेट सिम्टम पेशेंट्स का क्या होना चाहिए। दूसरा इन्होंने कहा है कि कब शुरू कर देना चाहिए इस ब्लड थिनर एंड स्टेरॉइड्स इन मॉडरेट पेशेंट्स, इफ यस प्लीज नेम द मेडिसिन विद स्ट्रेंथ। और तीसरा इनका है कि इफ बेलामिनिविम्ब is effective, how and when to treat with this medicine। जी, सबसे पहले सवाल का, हालांकि मैं कपूर साहब को कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत ही हाईली टेक्निकल सवाल पूछे हैं, जो कि आमतौर पे हमारी जो एक्सपर्ट कमेटी है, एक्सपर्ट ग्रुप है, उसके अंदर डिस्कस किए जाते हैं। आई डोंट नो कि आप लोगों में से कितने लोग इसको ग्रहण कर पाएंगे, लेकिन अगर उन्होंने पूछा है तो इसलिए मैं जवाब देता हूँ उसका। होम ट्रीटमेंट का, जैसे मैंने बताया, एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया हुआ है। हर पीएचसी पे, हर सीएचसी पे, हर पैरामेडिक को वो दिया हुआ है। उसमें वही 3 चीजें मैं दोबारा से रिपीट करूंगा: एजिथ्रोमाइसिन, आइवरमेक्टिन, पैरासीटामोल, जिंक, विटामिन सी एंड विटामिन डी। ये इनिशियल माइल्ड केसेस के लिए है। अब इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन, इसको माइल्ड कहेंगे आप, इसको मॉडरेट कहेंगे, इसको सीवियर कहेंगे। बेसिकली फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं इस बीमारी को 3 भागों में डिवाइड करूंगा। फर्स्ट 5 days, 5 to 10 days एंड 10 days ऑनवर्ड। पहले 5 दिन वायरिनिया के होते हैं, यानी वायरस ब्लड में होते हैं। उस दौरान सिर्फ बुखार, खांसी वगैरह ये चीजें हल्की होती हैं, उसमें स्टेरॉइड देने का कोई रोल ना, उसमें ब्लड थिनर है। उसमें सिर्फ हम वेट करते हैं कि वायरस अपने आप खत्म हो जाए, क्योंकि एंटीवायरल हमारे पास कोई है। आइवरमेक्टिन एक वीक एंटीवायरल है, लेकिन उसका कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एफिकेसी नहीं। दूसरा फेज आता है फिर 5 से 10 दिन वाला, वो इंपॉर्टेंट। जो लोग 5 दिन में ठीक हो गए, उसका तो कुछ है ही, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक आइसोलेशन या और बाकी जो बिहेवियर्स हैं उनको फॉलो करना। जो 5 to 10 डेज है और उसमें ठीक नहीं हुए हैं और उनको बुखार बहुत ज्यादा है, उसके फिर बहुत सारे क्राइटेरिया हैं। हम उसका एक सीटी करा कर देखेंगे, SRCT टेस्ट का कितना इन्वॉल्वमेंट है, क्या स्कोर है उसका सीटी का। इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हमारे यहाँ होते हैं ब्लड टेस्ट के द्वारा। सबसे इंपॉर्टेंट 2 हैं, CRP और D डाइमर। इनको हम देते हैं, इनको करके देखते हैं, ये हमें ये बताते हैं कि अंदर इन्फ्लेमेशन शुरू हो गया है या नहीं। सेकेंड फेज में जिसकी मैं बात कर रहा हूँ 5 से 10 दिन, वायरस का रोल खत्म हो चुका, लेकिन उसने शरीर में सूजन, इन्फ्लेमेशन, टिश्यूज पे पैदा कर। किसी के केस में कम होती है, किसी के केस में ज्यादा होती है। जिनके केस में ज्यादा होती है
उनमें हमें सिर्फ स्टेरॉइड्स देने पड़ते हैं। डी डाइमर अगर किसी का बढ़ा हुआ है तो वो ये इंडिकेट करता है कि उसके क्लॉटिंग के चांसेस ज्यादा हैं। ऐसे केस में हमें फिर ब्लड थिनर, लेकिन ये आप अपने आप नहीं ले सकते। ये कोई भी फैसला कोई भी आदमी अपने आप नहीं कर सकता। ये हाईली टेक्निकल है एंड इट हैज टू बी डन बाय ए कॉम्पिटेंट क्वालिफाइड पर्सन जो इसको डील करता है और जिसको इन सब चीजों की जानकारी है और जो एक डिसीजन ले सकता है। तीसरी चीज मैं समझ नहीं पाया हूँ पूरी उसकी जो दवाई का, लेकिन जो आपने नाम बताया है उसमें वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की बात कर रहे हैं। वो अभी सारी की सारी ये दवाइयां एक्सपेरिमेंटल है, अभी इनके ऊपर रिसर्च चल रही है, अभी ट्रायल्स चल रहे हैं। इसके बारे में न तो कोई फाइनल वर्ड आया है ना अभी कोई रिकमेंडेशन। जिस किसी को भी ये दवाइयां दी जा रही हैं वो अभी इन्वेस्टिगेशनल पर्पस के लिए दी जा रही है, तो हमें इंतजार करना पड़ेगा तब तक ये नतीजे हमारे सामने। आई होप कपूर साहब कि आपके सवाल का मैं शायद जवाब दे पाया। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। आपकी जो बेस्ट ऑफ नॉलेज है उसके लिए मैं समझूंगा कि आप कीप इट ऑन, आप डिस्कस करते रहिए जो आपके साथ है, बट प्लीज यूज ओनली ऑथेंटिक सोर्सेज जो नेट पे और जो कुछ भी आपको मिलते हैं। इससे न सिर्फ आपकी जानकारी बढ़ेगी बल्कि इससे आप शायद और लोगों को समझाने कामयाब होंगे। जैसे अक्सर से गलती क्या होती है, स्टेरॉइड पहले दिन शुरू कर दिया, दूसरे दिन शुरू कर दिया, वो फायदा तो करेगा नहीं, उनका नुकसान कर सकता है। देखिए स्टेरॉइड देने का मतलब है कि आप वायरस की मल्टीप्लिकेशन को और बूस्ट कर रहे हैं। अगर वो पहले 1 लाख यूनिट थी तो आप स्टेरॉइड देकर उसको 10 लाख कर दें। तो फर्स्ट 5 डेज प्लीज अवॉइड यूजिंग स्टेरॉइड। डॉक्टर कोई भी जो एक्सपर्ट है वो स्टेरॉइड नहीं। डॉक्टर साहब जैसे कुछ लोग जो है डे 2 और 3 से सेरोफ्लो कह रहे हैं कि आप 1-2 पफ ले सकते हैं, तो क्या रिकमेंड करते हैं सर? हाँ, यस, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। देखिए सेरोफ्लो में भी स्टेरॉइड होता है, बट देयर इज अ डिफरेंस, हेल ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन सिस्टमिक स्टेरॉइड। सिस्टमिक स्टेरॉइड मतलब जो गोलियां आप खाते हो वो, विज़ इनहेलेशन स्टेरॉइड। यू विल बी सरप्राइज्ड, जो टोटल इनहेलेशन स्टेरॉइड 1 महीने का जो पैक आता है ना डीलर का, जी। उसमें 1 गोली डेक्सामेथासोन से भी कम स्टेरॉइड होता है। और हम जो डेक्सामेथासोन की डोज कोविड पेशेंट को देंगे वो देंगे 8 मिलीग्राम रोज, और उसमें 0.25 मिलीग्राम 1 महीने का, और वो भी एब्जॉर्ब नहीं होता है, अलग में गया, सांस की नली में गया और वहीं से वापस आ गया, ब्लड में गया। गोली जो हम दे रहे हैं वो शरीर में पड़ता है। तो आप समझ सकते हो दोनों चीजों को हम कंपेयर कर ही नहीं सकते। यस, to answer that question, it is useful tool and it has been recommended कि स्पेशली जिन लोगों को खांसी है उनको नेबुलाइजर या इनहेलर जरूर दिया जाए, और काफी लंबे समय तक हम लोग देते हैं, इससे ये देखा गया कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड की जा सकती। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक थैंक यू यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब 2-3 क्वेश्चन मैं भी आपके समक्ष रखना चाह रहा हूँ। जरूर दूसरे मेरे जिन विजय जी साथियों ने हैंड रेज कर रखा है सर, मैं देख जी रहा हूँ, साहब, वो लोग अपने वीडियो जरूर ऑन कर लें जिससे मुझे पता चल जाए कि वो लोग मीटिंग में हैं, क्योंकि वीडियो ऑफ होने पर कई बार पता नहीं चल पाता कि आप लोग मीटिंग में हैं या क्विट कर चुके हैं। तो प्लीज अपने जिन्होंने भी हैंड रेज करे हुए वो अपने वीडियोज ऑन कर लें। पहले मैं अपने कुछ 2 प्रश्न पूछ रहा हूँ और उसके बाद मैं जिनके हैंड रेज हैं उनको एक एक करके बुलाऊंगा। डॉक्टर साहब एक तो मैं पूछना चाह रहा था, प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर भी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है। जो पेपर में हम लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग इसे बहुत इफेक्टिव मान रहे हैं और कुछ डॉक्टर्स का कहना है कि नहीं, प्लाज्मा थेरेपी से कोई फायदा नहीं है। तो आपकी इस विषय में क्या राय है? देखिए जैसे कि मैंने कहा, ज्यादातर दवाइयां कोविड की जो अभी तक यूज होती हैं वो इन्वेस्टिगेशनल ड्रग, और प्लाज्मा थेरेपी भी उनमें से, रेमडेसिविर भी उनमें से, टॉसिलिजुमैब भी उनमें से, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो अभी ऐसा कर दिया वो भी। सिर्फ 2 दवाइयां ऐसी हैं जो गेम चेंजर हैं, एंड आई थिंक उनका आप लोगों को जरूर पता हो। वो है नंबर 1 इज स्टेरॉइड एंड नंबर 2 इज ब्लड थिनर। ये 2 दवाइयां हैं जो आउटकम को चेंज कर सकती हैं, जिसको देखा गया है, कंफर्म्ड एविडेंस है कि ये आपको हेल्प करती है, बशर्ते कि वो सही समय पे सही डोज में सही तरीके से। वो टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, किस टाइम पे दिए हैं, किस डोज में दिए हैं,
किस तरह से मॉनिटर किया गया है। ये दो चीजें गेम चेंजर। देखिए ज्यादातर मॉर्टेलिटी जो होती है इस बीमारी वो लंग की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से, लंग में निमोनिया हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो उस इन्फ्लेमेशन को रोकने के लिए सही समय पे अगर आपने स्टेरॉइड्स दे, अगर क्लॉटिंग, दूसरी चीज जो जनरली देखने को मिलती है क्लॉटिंग, क्लॉट बन गया जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो गया, लंग में क्लॉट आ गया, उसको आप ब्लड थिनर के द्वारा दो। लेकिन सिलेक्शन ऑफ पेशेंट की, कौन पेशेंट को देनी है कौन को नहीं, किस आधार पर, ये मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा, ये बहुत ही हाईली कॉम्प्लेक्स। ये डॉक्टर की नाउ सलाह कमिंग से बैक टू प्लाज्मा थेरेपी, प्लाज्मा थेरेपी फाइनली आईसीएमआर ने विड्रॉ कर ली। इसका कोई डेफिनेट रोल अभी तक एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। सिर्फ थ्योरेटिकली बहुत अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन लगता है कि आप वायरस से लड़ रहे हो, कोरोना वायरस से, आपने एंटीबॉडीज जो आप वैक्सीन के द्वारा बना रहे हो शरीर में, वो आपने भली बनाई दे। लेकिन ये ऐसा हो गया कि मेरी फौज लड़ रही है सीमा पे, मैंने उसे अमेरिका से या रशिया से मंगा के बंदूकें दे दी, उससे चलाना ही, वो क्या इस्तेमाल कर, या वो यहाँ चलने के काबिल ही नहीं। तो देखिए खाली थ्योरेटिकली एक लॉजिक मिलाने से काम नहीं चलता। अल्टीमेटली साइंस, मेडिकल साइंस डिमांड्स एविडेंस। एविडेंस मीन्स कि जिन लोगों को प्लाज्मा थेरेपी दी गई उन लोगों को जिनको नहीं दी गई उनके मुकाबले ज्यादा फायदा हुआ है। ऐसा कोई एविडेंस। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब मेरा एक क्वेश्चन और था, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग हेल्प डेस्क चला रहे हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर्स या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी लोगों को अवेलेबल करा रहे हैं, तो किस ऑक्सीजन लेवल पर हमें ये मान लेना चाहिए कि अब पेशेंट को इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज करके वेंटिलेटर की ज़रूरत होनी चाहिए? मतलब ये एक मैं अभी मेडिकल कॉलेज में भी गया था 2 दिन पहले, तो वहाँ पर भी ये बताया गया कि यार उस लेवल पर हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं कि उसके बाद हम लोग हैंडीकैप हो जाते हैं कुछ भी हेल्प कर पाने में। पता चला 60 तक आ गया ऑक्सीजन लेवल या उससे भी नीचे चला गया। तो व्हाट इज द प्रॉपर ऑक्सीजन लेवल कि जहां हम घर पर ट्रीटमेंट ऑक्सीजन से दे सकते हैं थ्रू सिलेंडर और थ्रू कंसंट्रेटर, और कब हमें फिर कंपल्सरीली उसको एडमिट कर देना चाहिए? देखिए पहले मैं ऑक्सीजन का नैरेटिव बता दूं। ऑक्सीजन जब कम होती है तो नुकसान ऑक्सीजन कम होने से इतना नहीं है, कि महत्वता ये है कि ये हमें बता रही है कि आपके लंग्स इतने डैमेज हो चुके हैं कि वो ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे। So this is a messenger actually. This is a surrogate marker which tells us कि be careful, red flag, जाग जाओ, आपके फेफड़े जो हैं वो खराब, खत्म होने की तरफ जा रहे हैं। और ये जो आपने लेवल पूछा है ये अगेन फेजेस पर डिपेंड करता है। अगर फर्स्ट 5 डेज में ही किसी का जो ऑक्सीजन लेवल है वो 94 आ गया तो आई एम वरी, जल्दी 94 कैसे आ गया, इसका मतलब अंदर बहुत तेजी से फैल गया। अदरवाइज हमारे यहाँ जो कट ऑफ पॉइंट है वो 94% तक हम लोग ज्यादा बॉदर नहीं करते, स्पेशली फर्स्ट 5 डेज। उसके बाद भी अगर 94 से ज्यादा, रूम एयर की बात कर रहा हूँ, रूम एयर में अगर आपका 94 से ज्यादा है तो यू कैन रिलैक्स के शायद अंदर इन्वॉल्वमेंट इतना ज्यादा नहीं है, चाहे वो भी सीटी वैल्यू आपकी HRCT में ज्यादा भी हो, लेकिन फंक्शन वो ठीक कर रहे हैं। अगेन मैं यहाँ, हालांकि आपने सवाल नहीं पूछा है लेकिन मैं बता दूं आया है, तो अक्सर लोग ये सोचते हैं कि जिसकी HRCT में वैल्यू ज्यादा है वो ज्यादा बीमार है या उसके लंग ज्यादा डैमेज। अल्टीमेटली ये है कि बचे हुए लंग कितने स्मार्ट हैं, कितने इफेक्टिव हैं, जो ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। आप इस तरह से सोचिए, आपकी फैक्ट्री में 100 आदमी काम करते हैं, अचानक 40 आदमी गायब हो गए, लेकिन आपके बचे हुए 60 आदमी इतने स्मार्ट हैं कि उन्होंने प्रोडक्शन कॉल की, उन्होंने उसको आपके टारगेट्स को पूरा। हमें तो टारगेट से मतलब है, तो ऑक्सीजन से मतलब है। तो मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि बजाय HRCT के, HRCT वेरी ओवररेटेड मोडालिटी, वो एक अलग इशू है। खैर, तो ऑक्सीजन लेवल पे आते हैं हम। ऑक्सीजन लेवल अगर पहले 5 दिन में 94, अगर पहले 5 दिन में 94 से नीचे जा रही है या 94 में भी आ रही है तो मैं फौरन अलर्ट हो जाऊंगा, इन्वेस्टिगेट करो उसको ऑक्सीजन। उसके बाद जब हम ऑक्सीजन थेरेपी शुरू करते हैं तो हमारा टारगेट 96, 97, 98 ले जाने का नहीं हो।
अगर किसी की 85 आ गई, 86 आ गई, 88 आ गई, तो हमारा टारगेट 90 है। इसमें 3 माइलस्टोन है, मैं आपको बता दूं। पहला मैंने बताया 94, दूसरा 90 और तीसरा 50, 85, 85, 90 एंड 94। 94 इज द नॉर्मल कट ऑफ। 90 इज कि उससे ऊपर रेड फ्लैग शुरू हो जाता है कि भाई 90 आ गया है, अब तो इसको जरूरत पड़ेगी, आप तैयारी कर लीजिए और इन्वेस्टिगेट कर लीजिए कि क्या स्टेटस है। और 85 के बाद जाके डेंजरस, उसमें न सिर्फ बीमारी बढ़ गई है बल्कि ऑक्सीजन की कमी से भी शरीर के ऊपर जो बुरा असर पड़ने वाला है वो भी आपको जाके तंग करने वाला है। तो ये 3 लेवल है। अगर आप इस फिगर को याद कर सकें, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल टेस्ट बताता हूं जो आप सब लोग कर सकते हैं टू जज द सीवियरिटी ऑफ लंग इन्वॉल्वमेंट और ऑक्सीजन का पर्सपेक्टिव। आप सबके पास मैं समझता हूँ ऑक्सीमीटर है घर में आज। जिस मरीज की आपको ये असेस करनी होगी इसकी बीमारी की गंभीरता कितनी, तो आप उसका ऑक्सीजन लेवल देखिए बैठा के पहले, फिर उसको 6 मिनट घड़ी देख के अपने मोबाइल में अलार्म लगा के 6 मिनट वॉक कराइए, नॉर्मल रूटीन वॉक। तेजी से नहीं चलना है, कोई भगाना नहीं है, जो उसका नॉर्मल पेस है उसके वो 6 मिनट, और फिर देखिए कि कितना होता है। यदि fall of oxygen is more than 5%, that means the things are bad. तो भले ही उसका वो फिर 98 से घट के 93 रह जाए या 99 से घट के 94 रह जाए जो कि सेफ जोन है, लेकिन things are really bad. तो ऐसी स्थिति में फौरन रेड अलर्ट होना चाहिए, और जो एक स्टैंडर्ड, फिर बाकी का काम तो डॉक्टर का है कि क्या करें, बट आपको तुरंत ऐसी फैसिलिटी को तलाश करना चाहिए सुविधा उपलब्ध हो जहाँ सही इलाज। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा थोड़ा सा है तो ऐसे, लेकिन डॉक्टर साहब जैसा कि रहा कि नदियों में कुछ बॉडीज पाई गई और जिन्हें कुछ जानवरों ने, स्पेशली कुत्ते या चील या गिद्ध, इन लोगों ने उसे डैमेज भी कराया, उन्हें खा लिया, तो क्या इनसे भी ये वायरस स्प्रेड हो सकता है? क्योंकि वो उसके बाद कहाँ तक जा रहे हैं, खासतौर से बर्ड्स की जो बात है उसका कुछ पता नहीं चल पाता। तो इज इट पॉसिबल कि उससे भी कोई मेजर स्प्रेड हो सकता है? आपने बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल पूछा। मैं सोचता हूँ क्या हमने कभी सोचा नहीं था इसके बारे में, लेकिन आपने पूछा है तो ये बहुत सारी भ्रांतियां दूर कर देगा। लेट अस अंडरस्टैंड द बायोलॉजी ऑफ वायरस। जो कोरोना वायरस है, आप ये ध्यान से सुनिए, एक सेंटेंस से ही सारा कंफ्यूजन दूर हो जाए। ये जो कोरोना वायरस है ये सिर्फ लिविंग सेल्स में रहता है, डेड सेल में नहीं रह सकता। जो आदमी मर गया उसके अंदर कोरोना भी मर गया। आप जो कहते हैं ना डेड बॉडी टच मत करो, आप उसको छुओ मत, तो हाथ लगाने से कोरोना हो जाएगा, एग्री। लेकिन वो कोरोना वो है जो सरफेस पे, जो उसकी बॉडी के ऊपर है, जिसकी सफाई नहीं की गई है, या जो उसकी बेडशीट पे था या उस पे था, वो 4 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे तक उससे आप कोरोना। इसलिए वो देख छुआछूत कहिए या उस प्रिकॉशन कहिए डेड बॉडी के साथ। लेकिन एक जो डेड बॉडी, इसको मरे हुए 12 घंटे हो गए, 14 घंटे हो गए, 10 घंटे हो गए, उसको अगर किसी जानवर ने दुर्भाग्य से खा भी लिया तो उसके शरीर में तो वो तो मरी हुई वायरस, वो कैसे बीमारी कर सकते, वो नहीं कर सकते। थैंक यू डॉक्टर साहब। विजय शंकर शर्मा जी, हापुड़ से आप प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? अनम्यूट करिए, अनम्यूट विजय जी। ज्योत्सना उधर से करना पड़ेगा मुझे लगता है। सर मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है। अच्छा, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार सर। सर मैं ये मेरे 2-3 क्वेरीज थे, क्वेश्चन थे। एक तो सर ये था कि लगभग 15 दिन पहले मेरे परिवार में, फैमिली में बड़े चाचा जी को फीवर आया, और फीवर आने के बाद में सर उनका फिर जो है जैसे प्रोटोकॉल के तहत दवाइयाँ दी गई, वही पैरासीटामोल या जो भी दवाइयाँ दी, लेकिन बुखार ना उतरने पे डॉक्टर से कंसल्ट किया गया और RT-PCR जो उनका हुआ सर वो पॉजिटिव आया, और उसमें स्कोर जो है वो 19 आया था पॉजिटिव में।
और उसके बाद से HRCT कराया तो उसमें स्थिति जो है वो 23.7 25 में से वो इन्फेक्टेड लोगों में बताया। सॉरी विल यू रिपीट इट, कितना है स्कोर? सर HRCT का है 23। यस सर। और जो आउट ऑफ 25 आउट ऑफ 25 आउट ऑफ 25 दो प्रोटोकॉल है, क्योंकि इसका एक 40 का प्रोटोकॉल है, एक 25 का। जी सर। और सर उसमें जो RT हुआ है उसमें स्कोर आया था 19 जी क्लियर हो गया। तो उसके बाद से क्या हुआ कि उनकी जो ऑक्सीजन लेवल है वो भी काफी नीचे आ गई, वो लगभग 76 तक आ गई सर। तो हमने सूरत सर उनको हॉस्पिटलाइज करा दिया और लगभग 10 दिन से वो सर अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं और उनका सपोर्टिंग पे जो चल रहा है सर वो 90-91 चल रहा है। 90-91 चल रहा है। इनहेलेशन के द्वारा दे रहे हैं या वेंटिलेशन पे है वो? नहीं सर, वेंटिलेशन में ऑक्सीजन के द्वारा ही दे रहे हैं सर, ऑक्सीजन के द्वारा ही दे रहे हैं। ये चल रहा है 90 चल रहा है। हटाने के बाद जो थोड़ा वो टेस्ट करते हैं सर लगभग 70-72 आता है अभी जो है, और 10 डेज पूरे हो चुके हैं सर उसमें जो है। तो सर उस कंडीशन में हमारे क्या उचित रहेगा, हम कुछ और स्टेप लें या फिर वो कंटिन्यू में चलने दें? 10 दिन का समय लगभग उसमें पूरा हो चुका है सर दोबारा से। देखिए इसमें कोई बहुत एडवेंचरस या हीरोइज्म नहीं हो सकती है। ये हमारे को बीमारी हमको डिक्टेट करती है, हम बीमारी को डिक्टेट नहीं करते सर। आपके चाचा जी के केस में शर्मा जी, दुर्भाग्य की बात यह है कि उनका लंग बहुत हैवीली इन्वॉल्व, 23 आउट ऑफ 25 बहुत ज्यादा। लेट मी शेयर इट विद यू कि मैंने अभी तक 23 का कोई स्कोर का पेशेंट नहीं किया। ज्यादातर 17, 18, 19, 20 तक के मैंने देखे हैं, बट 20 से ज्यादा का मैंने। तो पहले तो आप ये मान के चलिए कि ईश्वर की बहुत कृपा है आपके ऊपर, सबके बावजूद भी, क्योंकि बचाए क्या 23-25 में से सिर्फ 2 लंग बचा, आप कह सकते हो कि 8% लंग बचा हुआ है। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है सब खत्म हो गया है, ये क्योंकि रिवर्सिबल डिजीज है। अब ये जो तूफान आया हुआ है ना, इस तूफान को अगर हम झेल गए, इस तूफान को अगर हमने बर्दाश्त कर लिया, तो नेचर इस बीच में उस न्यूमोनिया को जो 23 है उसको घटा के 18, 15, 12, 10 धीरे धीरे उसको रिजॉल्व करते हैं। जैसे जैसे वो रिजॉल्व होता जाएगा न्यूमोनिया, इसका मतलब उतनी ही ऑक्सीजन बढ़ती चली जाएगी। और उसका पता लगाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, वो ये कि उनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कितनी होती है। आप 90% पे मैनेज कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जिसका हम 76% से 90 पे ले आए खाली नेजल ऑक्सीजन से, नाक के द्वारा, तो बहुत आशावादी है। वरना तो 76% वाले अक्सर वेंटिलेटर पर पहुंच जाते हैं या बाईपैप तक पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर आप नेजल ऑक्सीजन के द्वारा, मास्क के द्वारा उनको किए हुए हैं। अब शायद आपको जो चीज नहीं पता है वो है कि क्या फ्लो ऑफ ऑक्सीजन रेट क्या है। ये 3 लीटर पे है, 5 लीटर पे है या 8 लीटर? 3 पे है सर। आज तो 3 पे है सर। 3 पे है सर आज तो। 3 पे तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए, आप बहुत रखिए, आशावाद चाहिए। 3 लीटर पे अगर ये 90% मेंटेन कर रही है तो बीमारी बहुत माइल्ड है अब तक, और उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में अगर और किसी दूसरी कोमॉर्बिड कंडीशंस में वो नहीं फंसते हैं, यानी कि उनकी किडनी साथ देती है, हार्ट साथ देता है, उनके लिवर साथ देता है, ब्रेन साथ देता है, तो उनको इससे निकल आना। मैं समझता हूँ जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो ठीक चल रहा है, एंड आई एम ऑलमोस्ट 100% श्योर कि उनको स्टेरॉइड और एंटीकोगुलेशन ब्लड थिनर्स जरूर चल रहे होंगे। एंटीवायरल का या किसी चीज का अब इसमें कोई रोल। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। तो कितना वेट करना पड़ सकता है? ये आप नहीं तय कर सकते, ये तो बीमारी तय करेगी। ये तो आपको तो जब तक चाहे तो आप ट्रेडमिल पर चढ़े हुए हो, जिस स्पीड से चल रही है, जिस स्पीड आपके हाथ, आपको तो उसके खिलाफ भाग नहीं सकते। ठीक है सर। सर एक मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे कुछ लोगों ने हमें सजेस्ट किया कि परिवार के और लोग जो हैं वो जो हमारी आइवरमेक्टिन दवाई है सर 12 mg की, वो 3 से 5 दिन खानी चाहिए सभी लोगों को सर? इसका कुछ कोई रोल फायदा है? कोई रोल नहीं। जब पिछले साल ये शुरू हुआ था तो ICMR ने भी रिकमेंड की जाए, लेकिन ट्रायल्स के द्वारा, स्टडीज के द्वारा ये पता लगाया कि उसका कोई सिर्फ और सिर्फ अगर रोल है तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। ठीक है सर। डॉक्टर सुनील है, पूछिए। चीज में और क्वेश्चन जानना चाह रहा था अपने बारे में ही कि सर लगभग 4 साल पहले डायबिटीज मेरे को डायग्नोज हुआ, 200 के आसपास था सर। खाने के बाद का 220 के आसपास था और खाली पेट सर 130 के आसपास आया था। 4 साल इस बात को हो गए। उसके बाद में सर मैंने जो है
जो मेरी जेनुमेट और सीटाग्रेप्टिन 15/1000 का टैबलेट मुझे डॉक्टर ने कंसल्ट करने के बाद दी, और वो एक मैं लेता हूँ सर डेली जो है। और मेरा सर 2 घंटा लगभग फिजिकली हेल्थ पे भी रहता है, 2 घंटा तक योग प्राणायाम और ट्रेडमिल और वो सारा करता हूँ। और लास्ट ईयर मैं यात्रा पे भी गया था कैलाश मानसरोवर, उसमें भी सारा फिटनेस बिल्कुल सीधे यात्रा भी हुई, सब कुछ हुआ। तो सर क्या लगातार मुझे वो मेडिसिन चलती अभी देनी चाहिए, या फिर जैसे 4 साल के समय में उसमें कुछ गैप कर सकता हूँ? क्या सर इसमें है शुगर के लिए? हालांकि ये जो चर्चा है ये खाली कोविड पे है, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं तो डायबिटीज का इलाज करता हूँ और आप डायबिटीज के मरीज, तो मेरी सलाह सिर्फ एक सेंटेंस में होगी कि आप इसका जो फैसला है आप नहीं करेंगे, ये तो आपका डॉक्टर है। तो किसी भी डॉक्टर को आप दिखा रहे हैं इसके लिए, मेरी राय में उनके साथ ये डिस्कस कर ले, वो खुद आपको, आप उनसे मिलते रहिए, वो अपने आप फैसला लेंगे कब आपकी दवाई बंद करनी है या चेंज करनी है या कम करनी है। 4 साल इसी दवाई को हो गए थे चलते हुए जो 40 साल खा सकते हैं आप ये दवाई। आई विश कि आप 40 साल खाएं, समझिए आप 40 साल बने रहे और 40 साल इस दवाई को खाते। वैसे सर मेरा भी 120 से नीचे तो खाली पेट तो रहती है, और खाने के बाद 60 के आसपास रहती है। वो बिल्कुल ठीक है, आप अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस कर लीजिए, अपने डायबिटोलॉजिस्ट के साथ। और अश्वनी जी, अश्वनी जी 2 लोगों का, और अंकुर, एक तो अंकुर है सर, इनके लेकिन वीडियो ऑन नहीं हो रहे, मैं बार बार रिक्वेस्ट, मुझे नहीं मालूम वो लोग अभी है या नहीं। आप पूछ लीजिए अंकुर अगर जो है तो वो पूछ ले, और दूसरे डॉक्टर सुनील अंकुर है, हाँ है अंकुर, अंशुल जी हैं जी, अंकुर भी है, अंशुल जी भी। हाँ जी, हेलो, हाँ जी अंशुल जी। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरी वाइफ को पिछले मंथ कोविड डिटेक्ट हुआ था, तो उसके बाद उसकी सैचुरेशन काफी डाउन चली गई थी, तो हमने उसको हॉस्पिटलाइज भी करवाया था। तो देन शी रिकवर्ड एंड शी वाज डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल विद इन 4 to 5 days। आप उसको सिर्फ एक सिम्टम आ रहा है कि जब भी वो नहाकर निकलती है तो उसको एक एस्थमा का अटैक आ जाता है, और फिर हम तो उसको नेबुलाइजर देते हैं, वो अटैक 2-3 मिनट में सेटल डाउन हो जाता है। तो मैं ये जानना चाह रहा था सर, ये कोविड का कोई सिम्टम है या इसको इस केस में कुछ स्पेशल हुआ है? क्या पहले इस कोविड से पहले उनको कोई सांस की एस्थमेटिक टेंडेंसी थी या परिवार में किसी को? हाँ सर, थोड़ी सी। नहीं सर, आपकी आवाज मेरे को नहीं आ पा रही। अंशुल जी दोबारा पर बोलिए। अंशुल जी आपकी आवाज चली गई। हेलो सर, डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ सर, उसको पहले उनको कोई एस्थमेटिक टेंडेंसी इससे पहले रही है या परिवार रही है? कई बार हिल स्टेशन पे वॉक करके या कुछ करके इस तरह की शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाया करती थी। ये वही है अंशुल जी, फिर वही चीज जो है वो फ्लेयर अप कर गई है, क्योंकि नेचुरली अब इस बीमारी के बाद उसका रेजिस्टेंस कम हो गया है, फेफड़े भी कमजोर हो गए हैं, तो इसलिए वो जो उसका ब्रोंकियल की है वो ओवर रिएक्ट करता है। आप उसे मैनेज कर लीजिए, मेरे ख्याल से आप ठीक तरीके से मैनेज कर रहे हैं। उनकी इम्यूनिटी बढ़ाइए, उनको साइकोलॉजिकली थोड़ा सा बूस्ट करने की जरूरत है, और अपने डॉक्टर से बात करके अगर वो ठीक समझते हैं तो रेगुलर बेसिस पे कोई दवाई दे सकते हैं जिससे ये अटैक होए ना। हाँ सर, उन्होंने तो अपने लेवल पे ये कर सकते हैं कि आप उनको बाथरूम जाने से पहले ही वो एक पफ ले। हाँ सर, यही सजेस्ट किया है डॉक्टर ने हमें आज कि आप उनको बाथरूम जाने से पहले एक नेबुलाइजर का वो दे दें। बिल्कुल, और फिर देखिए कि क्या उसके बाद होता है या नहीं होता है। ठीक है सर, थैंक यू। हेलो, हाँ अंकुर साहू जी। हेलो डॉक्टर सुनील माहेश्वरी जी, डॉक्टर सुनील जी। हाँ नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैं ये जानना चाह रहा था, नमस्कार जी, मैं ये जानना चाह रहा था जैसे अगर कोविशील्ड किसी ने ले रखी हो दोनों डोज, और उसकी जैसे उसके बावजूद भी काफी सारे लोगों को बड़ी फैटल वो हो रही हैं, तो जो हमारी जो नई वैक्सीन आई हैं जो सर ये प्रश्न आपका आ चुका, मैं प्रश्न रख चुका, डॉक्टर साहब जवाब दे चुके हैं इस प्रश्न का। इट्स द रिपीटेड क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन में आपने भेज दिया था मैं
जी जी और मैंने पूछ लिया था डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब ने जवाब दे भी दिया था इसका। आप उस समय थे नहीं क्या? हाँ, उस समय वो नहीं हो चलिए पाया मैं था। एक सेंटेंस में फिर भी बता देता हूँ, कोई चलिए, बात जी जी हाँ, नहीं, इससे और हाँ, रीइंफोर्स हो जाएगा। अगर किसी को दोनों डोज लग चुकी है तो उसको किसी भी वैक्सीन लगवाने की कोई आवश्यकता नहीं, जैसे इनकी एफिकेसी ज्यादा कहते हैं स्पुतनिक और जो आपकी नो नो फाइजर की। दैट इज नो 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 इस एफिकेसी के नंबर गेम में मत जाइए, जी जी नंबर गेम में मत जाइए। ऑल वैक्सीन आर इफेक्टिव, नो वैक्सीन इज 100% इफेक्टिव, नो वैक्सीन गिव्स यू ए गारंटी कि आपको इन्फेक्शन गले में नहीं आएगा। वैक्सीन जी ओनली गिव यू ए गारंटी कि बीमारी आपको सीरियस होगी, अस्पताल नहीं पहुंचेंगे। नहीं, Death आफ्टर के बोथ chances टेकिंग बोथ द डोजेज, काफी सारे लोग मेरे जो कुलीग हैं, दे हैव ए फैटल आउटकम। फैटल तो बहुत कम होता है। देखिए, अगर आप कह रहे हैं बहुत सारे लोग आई हैं नो तो आई नो 4%, हाँ, what may be the cause? देखिए जैसे मैंने कहा, कोई वैक्सीन 100% इफेक्टिव। दूसरा ये है कि जो फैटेलिटीज देखने को मिल रही है वो कोमॉर्बिड कंडीशंस की वजह से ज्यादा होती है। किसी को डायबिटीज है, किसी को हार्ट डिजीज है। अब वो कोविड की वजह से ना हो कि कोविड आने की वजह से वो बीमारी क्लियर अप हो गई और उन्होंने उनको मोर्टेलिटी कर फैटेलिटी। तो ये नहीं कह सकते कि उनको सीरियस बीमारी, कोविड वाली सीरियस बीमारी आमतौर पर, हालांकि 100% जैसे मैंने कहा कोई भी मोडेलिटी, कोई वैक्सीन नहीं है 100% कोई नहीं है। और इट मेक्स नो सेंस कि आप तीसरी वैक्सीन लगवा लें, दूसरी वैक्सीन लगवाएं, कोई साइंटिफिक है। थैंक यू डॉक्टर साहब। बल्कि इट इज एक्चुअली डेट्रीमेंटल, इट इज हार्मफुल, इट मे बी हार्मफुल, इट इज हार्मफुल, नॉट मे बी, इट इज डेंजरस एक्चुअली। तो देखिए, दिस इज अ वेरी हाईली, आप भी अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं, आप नहीं चाहेंगे कि मैं एक डॉक्टर होने के नाते मैं आपको ये सलाह दूं, मैंने ऐसा कर दूं। वो कहेंगे आपको क्या नॉलेज है, डॉक्टर हो आप अपने फील्ड के, लेकिन आप इसमें तो मुझे फैसला करने दो ना। तो इसलिए आपको उस फैसले के जो मेडिकल प्रोफेशन ने डिसीजन लिया है, यू हैव टू रेस्पेक्ट दैट, यू आर नॉट शॉपिंग। तो इसमें विंडो शॉपिंग नहीं है कि मैं ये नहीं तो ये वाली लगवा लूं या ये वाली लगवा लूं, ये तो आपके डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर थैंक्स। साथियों, बहुत समय हो चुका है, बस अब एक लास्ट क्वेश्चन। मिस्टर अंकुर कुमार साहू हमारे साथ हैं, मैं अंकुर जी से कहूंगा कि वो अपना प्रश्न रखें और उसके बाद वाई के गुप्ता जी का भी, वाई के गुप्ता जी वांटेड टू आस्क समथिंग, तो देख लेना। बस ये लास्ट दो क्वेश्चन। गुप्ता जी का हैंड रेज है नहीं। अच्छा चलिए, ठीक है ठीक है ठीक, मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा है भाई के गुप्ता जी। ओके ओके ओके, आप अंकुर जी से बात कर चलिए अंकुर जी आप शुरू करिए प्लीज। मिस्टर अंकुर साहू। अंकुर जी का म्यूट है क्या है? नहीं, म्यूट नहीं है। आस्क टू अनम्यूट मिस्टर अंकुर साहू। ओपनली पूछ लो बस कि जो जिसका भी अगर जो। AK अग्रवाल जी हाथ उठा रहे हैं। अग्रवाल साहब अनम्यूट करिएगा। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार साहब। सर बस एक चीज ये पूछनी थी, जैसे ये ऑक्सीजन लेवल क्या दिन भर जैसे सिचुएशन रहता है, जैसे कभी जैसे आप 95 आएगा, कभी आएगा 99 हो जाएगा, कभी 97 हो जाएगा, तो ये मतलब फ्लक्चुएशन रहता है डॉक्टर साहब? ऑफ कोर्स, ये तो देखिए यही फर्क है हमारी साइंस में और आपकी साइंस में। आप लोगों की रॉकेट साइंस है और मेडिकल साइंस इज नॉट ए रॉकेट साइंस। भगवान ने जो इंसान को बनाया, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, एक नॉर्मल आदमी की लंबाई कितनी होनी चाहिए? आप मेरे ख्याल से कोई इसका जवाब एक सिंगल डिजिट में नहीं दे सकता है। आपके यहाँ बिल्कुल सिंगल डिजिट। अगर आप कहेंगे कि इस व्हील की डायमीटर इतना होना चाहिए तो उसको नैनोमीटर में भी आप नहीं रखें। हमारे यहाँ रेंज होती है, तो ऐसे ही टेम्परेचर की रेंज है, ऑक्सीजन की रेंज है, ब्लड प्रेशर की रेंज है, जितनी फिजियोलॉजिकल कंडीशन है उन सब की रेंज है, लंबाई की रेंज है, वजन की रेंज है। भगवान ने हर तो मतलब रेंज में अगर चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 95 और 99 के बीच में कोई दिक्कत। ठीक, थैंक यू। 94 एज आई सेड इज द कट ऑफ पॉइंट। 94 से नीचे अगर कितना आता है नॉर्मल लाइफ है बिना किसी बीमारी के, तो हम लोग थोड़ा सा कंसर्न होते हैं। ही शुड बी इन। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। अंकुर आप मुझे सुन पा रहे हैं?
सर नेटवर्क इशू की वजह से कनेक्टिविटी अच्छा, चली कोई गई बात नहीं, आप अपना प्रश्न रखिएगा। सर आप लोगों को मैं प्रणाम करता हूं सर। मेरे जो मार्गदर्शक हैं वशिष्ठ यादव सर और डॉक्टर राकेश एरन सर। मैं सर गाजीपुर से बात कर रहा हूं। मेरा फ्लोर मिल है और आलू का स्टोर है, और पिछली बार लॉकडाउन से पहले मैंने एक मक्के की मिल लगाई है सर। और लॉकडाउन की वजह से मेरे परिवार में मेरे बड़े पिताजी एक्सपायर कर गए। अभी रिसेंटली 27 को मेरे अंकल कोविड की वजह से एक्सपायर कर गए सर। उन्होंने 13 अप्रैल को उन्होंने फर्स्ट डोज वो कोविशील्ड उन्होंने लिया था, और 17 तारीख को उनका RT-PCR पॉजिटिव आया था, और ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 88, 85, 82 करके था सर। उनको एडमिट कराया, लेकिन मैं उनको बचा नहीं पाया सर। लास्ट में उनको वेंटिलेटर की जरूरत थी, और वेंटिलेटर मैं दिला नहीं पाया। हाथ में एकदम रेत की तरह मेरे चाचा मेरे हाथ से निकल गए सर, और मेरा पूरा परिवार बिखर गया सर। मेरा ज्वाइंट फैमिली है। मेरे पिताजी 5 भाई हैं, जिसमें से 2 लोग कोविड की वजह से एक्सपायर कर गए सर। और अभी मेरे पिताजी लोग सारे लोग डायबिटिक हैं, यहाँ तक कि मैं भी डायबिटिक हूँ सर। तो ये जो कोविशील्ड या फिर जो भी ये फर्स्ट डोज हालांकि हमारे पिताजी लोग लगवा चुके हैं, जिसमें वो लोग बीमार भी पड़े थे सर। तो क्या अब ये जो सेकेंड डोज है सर, वो इन लोगों को जैसे पहले ये शुगर वगैरह जो BP वगैरह है, वो उन लोगों का तो वो कंटिन्यू है, चल ही रहा है सर। तो क्या मैं उन लोगों को दोबारा से जो डोज का ड्यू डेट है वो लगवा सकता हूँ या फिर सकते में हूँ सर? ये मैं जानना चाह रहा हूँ सर। देखिए अंकुर जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि बड़े अफसोस की, बड़े दुख की बात है कि आपके परिवार ने तो सीनियर सिटीजन्स को खो दिया इस महामारी से। और इसलिए ये और भी जरूरी हो जाता है कि आपका गुस्सा इसके प्रति जो है वो एक सकारात्मक रूप में जाए, और आप इसको एक इस तरीके से लें कि हम क्या कर सकते हैं जो और किसी के साथ ये नहीं सर, मैंने सर मैं एक चीज और कहना चाहूंगा सर। इस पीरियड में मेरे माताजी को भी कोविड हुआ था सर। मैं खुद हॉस्पिटल में लेके एडमिट था, लेकिन इस बात का मैंने उनको जरा सा भी ये नहीं होने दिया कि आपको कोविड हुआ है। मैं हर 2 घंटे में उनके पास जाता था, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए उनको मैं एक तरीके से पूरा वो करता था, साहस बनाता था कि नहीं, तुम्हारे साथ मैं खड़ा हूँ और तुमको कुछ भी नहीं हुआ है। और 10 दिन बाद उसके ठीक मैं उसको डिस्चार्ज करा के लेके आया हूँ। और उसी पीरियड में मेरे प्रशंसनीय बात है ये देखिए आपके लिए ये बहुत प्रशंसनीय बात है, बड़ी हिम्मत का काम है कि सब दुर्घटनाओं के बावजूद आप ड्यूटी जो है इस तरीके से अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन मैं उसी संदर्भ में कह रहा था कि जो आपने सवाल पूछा इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिससे कि उससे संबंधित जो गलतफहमियां हैं, भ्रांतियां हैं, वो दूर हो। हाँ जी, देखिए पहली बात तो मैं बताऊं कि उनको अगर कोविशील्ड लगने के बाद आपके अंकल को ये हुआ है, तो उसको हम वैक्सीन की जिम्मेदारी नहीं मानते। वैक्सीन की वजह से नहीं होता। दुनिया में कहीं भी किसी भी लिटरेचर में ये मेंशन नहीं है कि किसी को भी वैक्सीन लगने से बीमारी हो सकती है। थ्योरेटिकली ही पॉसिबल नहीं है। जो वैक्सीन हम लगाते हैं, जो हम लगाते हैं, ये वेक्टर वैक्सीन है, और इसमें जो वायरस है जो हमारी एक तरीके से वो बिल्कुल काम नहीं करती है, ऑनलाइन वो बीमारी नहीं पैदा कर सकती। और जहाँ बीमारी पैदा करने की जगह होती है वहां तक वो सिर्फ एंटीबॉडीज पैदा कर सकती है। तो अगर आपके मन में इस बात का जरा सा भी दुख होगा, नेचुरली हो सकता है कि भाई ये शायद मेरे अंकल को वैक्सीन ना लगती तो ये ना होता, वो इसी वजह से चले गए, तो ये गलतफहमी है। ये सिर्फ ऐसे ही समझ लो कि मान लीजिए आपके घर पे कोई मेहमान आए और आपके यहाँ किसी को हार्ट अटैक हो जाए, तो आप उसकी जिम्मेदारी नहीं लगा सकते कि उस मेहमान। ये एक सिर्फ कोइंसिडेंस है, प्योर कोइंसिडेंस ना। आपने सवाल पूछा कि क्या उन लोगों को लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, तो उसके संदर्भ में मैं ये कहूँगा कि आपको उनकी वैक्सीन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि उन लोगों को डायबिटीज की बीमारी है तो बहुत ही जरूरी, क्योंकि जैसा आपने सुना, पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा चारों तरफ कि ज्यादातर मोर्टेलिटीज और ज्यादातर जो फर्टिलिटीज है वो उन लोगों में होती है जो बुजुर्ग हैं, जिनको डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है, जिनको कोमॉर्बिड है। तो अगर ऐसे लोग हैं तो उनको तो वैक्सीन के द्वारा प्रोटेक्शन देना बहुत ही जरूरी है। इसलिए उनको आप उचित समय पर वैक्सीन
जब उनका नंबर ठीक ठीक और अगर ओके उनके मन में जरा सी भी गलतफहमी हो, क्योंकि आप पढ़े लिखे समझदार आदमी साइंस जी के सर जी स्टूडेंट हैं, तो जी आप उनको समझा सकते हैं, उनके साथ ये बात डिस्कस कर सकते हैं कि देखिए ये इससे नहीं होएगा, बल्कि ये और भी जरूरी है। हम ऑलरेडी 2 जी आदमी खोज चुके हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे घर में और कोई जी जी ये सर और जी भी सर ओके सर, थैंक यू सर। धन्यवाद डॉक्टर साहब। साथियों, काफ़ी लंबा सेशन हो चुका, लगभग 2 घंटे पूरे होने वाले हैं, तो अब बस हम इसको समापन की ओर लेके जाएंगे और मैं फॉर द श्री थैंक यू अश्विनी जी। राकेश ने हमारी सारी बातों का किया, बनारस से किया और गोरखपुर से भी किया और वेस्टर्न यूपी से भी पूरी तरह से लखनऊ, कानपुर और सब है। और क्योंकि ये एक बहुत ही ऐसा कठिन समय है, चुनौतीपूर्ण समय है कि आप जैसे महानुभाव की हम लोगों को आवश्यकता है, समय समय पर आप हमें मार्गदर्शन देते रहिए, गाइडलाइंस देते रहिए। और क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है, हेल्थ का फील्ड ऐसा फील्ड है जिसकी बारीकियां समझना बड़ा मुश्किल काम है। इट्स नॉट वेरी सिंपल एंड वेरी इजी टास्क। जैसा आपने बताया, दिस इज नॉट रॉकेट साइंस, तो इसमें कोई शक नहीं है कि इसकी बारीकियां समझने के लिए बहुत कुछ हम लोगों को आपका सानिध्य और समय समय पर आपका मार्गदर्शन लेना पड़ेगा। तो आपने बहुत सारे जवाबों का क्वेश्चंस के जवाबों का बहुत आसानी से हम लोगों को समझाया। जो कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, जो डॉक्टर से संबंधित चीजें हैं, जो कंसल्टेंट और एक्सपर्ट से संबंधित चीजें हैं, निश्चित रूप से हम उनसे संपर्क करेंगे और अपनी जिज्ञासा, अपनी परेशानियां उनके समक्ष रखेंगे। और जो इलाज है सही मायने में कंसल्टेंट और डॉक्टर्स जो हमारे नजदीकी हैं उनसे ज्यादा हमें प्राप्त करना चाहिए। किसी भी भ्रम में आकर किसी चीज को पढ़ के, या आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा आती रहती है, उन चीजों पे हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान देना भी चाहिए। डॉक्टर साहब ने भी हम लोगों को इस बात के लिए बताया है। तो डॉक्टर साहब द्वारा जितने भी हमको निर्देश दिए गए हैं, जितनी भी सब बातें बताई गई हैं, उनका हम अनुपालन करेंगे। और कोविड की इस महामारी में जो जो चीजें हम लोगों को अलग से पूछनी है, देखिए क्या है, सारे जैसे बताया डॉक्टर साहब ने कि सारी बीमारियां कोविड ही नहीं है। कोविड के साथ और भी बीमारियां हैं जो नेग्लेक्टेड हैं, उनके विषय में हमें निश्चित रूप से अपने डॉक्टर्स को कंसल्ट करते रहना चाहिए। कहीं इसी भ्रम में कि कोविड है और हम सब उसी के पीछे लग जाएं, लेकिन असली बीमारी कुछ और हो। डॉक्टर साहब, आपका पूरे IAEA परिवार की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा, क्योंकि आज आपने इतना समय दिया। बहुत लेंथी, बहुत ही एग्जॉस्टिव सेशन रहा। आपसे हम लोगों ने बहुत क्वेश्चंस करे और हमारे जब साथी लोग हैं, उनकी जिज्ञासाएं लगातार बनी रहती हैं। निश्चित रूप से आपने भी पूरे आराम से, बहुत ही तसल्ली बख्श रूप में हम लोगों को, हमारे क्वेश्चंस को, हमारी जिज्ञासाओं को शांत किया। थैंक यू वेरी मच। मेरे सभी साथी हमारे बीच बैठे हुए हैं और जल्दी ही हम किसी दूसरे एक्सपर्ट्स को भी बुलाकर, क्योंकि मनोवैज्ञानिक, मैंने जैसे पहले भी बताया, इसकी आवश्यकता है। दिस इज द टाइम जब हम लोगों को इमोशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, मेंटली स्ट्रॉन्ग करना है। मैनेजमेंट, जैसा कि पहले भी हमने एक सेशन किया था कि इमोशनल मैनेजमेंट का काम भी हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि काम भी बंद है और घरों में रह के लोग बाग अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। तो किस तरह से हम अपने आप को खुश रख सकते हैं, किस तरह से अपने को पॉजिटिव रख सकते हैं, किस प्रकार से हम अपनी फिजिकल हेल्थ को बढ़ावा दे सकते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज के माध्यम से, म्यूजिक या अन्य चीजों के माध्यम से, उस चीज पर भी चर्चा करेंगे।
तो आज मैं अपने सभी साथियों के साथ अपने विशिष्ट अतिथि डॉक्टर राकेश एरन का पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। धन्यवाद अध्यक्ष जी। डॉक्टर साहब आपका नंबर मिल जाएगा क्या? डॉक्टर साहब हम लोग ऐसे बात कर सकते हैं, आपसे कभी राय लेना हो तो आप मेरा इनसे ले लीजिएगा, सचिव साहब के पास है मेरा नंबर, हमारे आपको सप्लाई कर देंगे। अब सर हम लोग कभी बात कर सकते, कोई सजेशन लेना हो तो आप ले सकते हैं। हाँ, आप मैसेज डाल सकते हैं। आप ऐसा करिएगा, फोन करना तो जरा सा मुश्किल होगा क्योंकि हम लोग वीडियो पे कॉल करते हैं तो फोन उठाना उस टाइम मुश्किल होता है। तो आपके अगर कोई शंका हो या कोई प्रश्न हो तो आप एक व्हाट्सएप पे चैट को डाल सकते हैं। किसी को आवश्यकता हो तो अपने आईआईए भवन के जो वो हमारा जो एक वो बना हुआ है ना, जहाँ पर इंफॉर्मेशन देने की जगह है, वहां पर भेज दीजिए, वहां से फिर हम डॉक्टर साहब से संपर्क कर लेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, धन्यवाद अध्यक्ष जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने इतना समय दिया और थैंक यू, माय प्रिविलेज, आई एंजॉयड। समाधान करें। धन्यवाद सभी साथियों का जिन्होंने इतना समय लिया, यहाँ पर अपना समय दिया। और अब हम मीटिंग की समाप्ति आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको भी धन्यवाद है, आप इतना बढ़िया। थैंक यू यादव साहब, थैंक यू जी धन्यवाद सर। नमस्कार, थैंक यू सर, थैंक यू सबको, थैंक यू एवरीबॉडी, गुड बाय, टेक केयर, नमस्कार।